बिल्कुल भाई, जो मैं वीडियो बनाता हूँ अग्रेसिवली बनाता हूँ, अग्रेशन में, और मैं दिखाना चाहता हूँ कि मैं अग्रेसिव हूँ। अभी मैं बता रहा हूँ, अभी जो हमारे मनीषा केस हुआ भिवानी में, कितनी स्टोरी बनाई है भाई। उसमें मतलब क्या तुम सिस्टम को गाली नहीं दोगे? मैंने गाली नहीं दी, कंट्रोल किया, मैंने गुस्सा निकाला। सिर्फ लोगों को मूर्ख बनाया जा रहा है, बाबाओं द्वारा लूटा जा रहा। अभी क्या नाम है वो, राम रहीम को बेल मिल गई, लेकिन एक सामान्य व्यक्ति को न्याय नहीं मिल रहा, मनीषा को न्याय नहीं मिल रहा, राम रहीम को बेल मिल गई। तो क्या राम मतलब इसको मतलब गुस्सा नहीं दिखाया जाएगा सिस्टम के प्रति? अरे कर क्या रहे हो भाई? सुपरस्टिशन है, बाबाज हैं, जो गुरु हैं, जैसे अभी धीरेन्द्र शास्त्री को ही ले लेते हैं, या मतलब प्रेमानंद लगा लीजिए, जो ये अपना कल्ट क्रिएट कर रहे हैं ना। मैं बेसिकली उन्हीं को एक्सपोज कर रहा था 2022 से लेकर। तो ये कहाँ से आया आपको आइडिया, कैसे आया कि भाई मुझे इस तरीके का कंटेंट बनाना चाहिए? भाई ज्ञान पर कब्जा किसी का नहीं है भाई, हमारे खोपड़े में भी तो विचार आ सकता है ना भाई। कबीर जी क्या थे? फॉर्मल एजुकेशन नहीं लिए, कॉमन सेंस तो था। इस हर व्यक्ति के पास क्या सहज बुद्धि सभी के पास है ना भाई। मुझे इंग्लिश नहीं आती, मुझे फ्रेंच नहीं आती, तो क्या मेरे जीने का मुझे अधिकार नहीं है? मुझे इंग्लिश नहीं आती तो क्या मैं मतलब सामान्य विचार नहीं दे सकता? अपने दे सकता हूँ ना। डेमोक्रेसी की खूबसूरती तो यही ना भाई, सहज बुद्धि है तुम्हारे पास। मैंने आपका जो रील्स देखा उनमें कुछ रील्स में आपने ये लिख रखा है भाई, क्योंकि आप भाई भाई शब्द बहुत काम में लेते हैं, लाडले भाई ये, तो आपने लिख रखा है भाई में बहन को भी शामिल माना जाए, आई सपोर्ट फेमिनिस्ट मूवमेंट। लेकिन मैंने ये भी देखा कि उनमें गालियाँ भी है। भाई अभी मैं ना देखो, मैं प्रिटेंड नहीं करूंगा, मैं जो है स्पष्ट बोल दूंगा। नमस्कार, जन कातिलों के आपका स्वागत है। आप फिर लेकर के आए हैं इनफॉर्मल विद महेश। आप सोशल मीडिया बहुत देखते होंगे, सोशल मीडिया पे दुनिया भर का ज्ञान आजकल लोग देखे रहते हैं, और ऑथेंटिक अनऑथेंटिक किसी भी तरीके के रील्स वायरल होती है, छोटे छोटे क्लिप्स वायरल होते हैं। युवाओं में आजकल इंस्टाग्राम ज़्यादा प्रसिद्ध है। हमारा जो रीडिंग स्टेम है या अटेंशन स्टेम है वो कम होता जा रहा है सोशल मीडिया के चलते, और वो जो रीडिंग या अटेंशन स्टेम है वो ग्राउंड को लेके जाते ही बड़ा चैलेंज ये आ गया है कि हम गंभीर बातों को कम समय में किस तरीके से समझे, डालें और उनका विश्लेषण कर पाए। ऐसे ही चैलेंज को लोग कॉम्बैट करने की कोशिश कर रहे हैं अपने अपने तरीके से, कि कैसे 2 मिनट 3 मिनट की रील एक एक विस्तार से बहुत सारी चीज़ें समझा सके, बता सके, और वो भी बहुत तरीके से। ये चैलेंज इंटेलेक्चुअल्स के सामने सबसे ज़्यादा है, जो ज़्यादा पढ़े लिखे हो, प्रोफेसर्स हो, इंटेलेक्चुअल्स हो, अकेडमिशियंस हो, पत्रकार हो। इस चैलेंज को बड़ी खूबसूरती से हमारे साथी आजकल फेस कर रहे हैं, या उसके साथ एक तरीके दो दो हाथ कर रहे हैं। और हमारे बहुत सारे साथियों ने उन साथी की रील हमसे शेयर करी, और हमें बड़ा इंटरेस्टिंग लगा कि बड़ा देसी तरीके से पॉलिटिकल थियरीज को, फिलोसफी को वो साथी जो है एक्सप्लेन कर रहे हैं। हम स्वागत करते हैं हमारे आज के मेहमान बागी हरियाणवी का। बागी हरियाणवी अपने बारे में कुंदी की कुछ बताएंगे आगे, और उसके बाद हम बातचीत तो आगे बढ़ाएंगे। हाँ जी बागी हरियाणवी जी, क्या मामला आप पे? महेश भाई, सबसे पहले तो सभी भाइयों को राम राम भाई। मैं हरियाणा के जींद शहर से आता हूँ, और मैं बागी हरियाणवी नाम का एक इंस्टाग्राम पेज चलाता हूँ, जिस पर मैं फिलोसफिकल वीडियोस बना रहा हूँ, वेस्टर्न पॉलिटिकल फिलोसफी को कवर कर रहा हूँ, क्रिटिकल थिंकिंग को भी मैं स्प्रेड कर रहा हूँ थ्रू माय पेज, और साथ में जो अभी आडंबर चल रहा है, सुपरस्टिशन चल रहा है, उन बाबाओं को भी एक्सपोज कर रहा हूँ। तो मैं बेसिकली यही काम कर रहा हूँ कि थोड़ा सा समाज में अवेयरनेस फैले। मैं रीजनल लैंग्वेज में बात कर रहा हूँ, तो यही सब है। तो ये कहाँ से आया आपको आइडिया, कैसे आया कि भाई मुझे इस तरीके का कंटेंट बनाना चाहिए? क्या कर रहे थे आप, ऐसा कहाँ से ये चीज़ शुरू हुई? देखिए महेश भाई, कि मैंने कुरुक्षेत्र यूनिवर्सिटी से पोस्ट ग्रेजुएशन किया, वहाँ मैंने पढ़ाई की, पॉलिटिकल साइंस की। तो मैंने वहाँ पढ़ा पॉलिटिकल फिलोसफी को, मेनली पॉलिटिकल थ्योरी को,
पॉलिटिकल थॉट को। तो हाँ, मुझे लगा कि भाई ये सब्जेक्ट इंटरेस्टिंग है, ये बंदे कुछ बोल रहे हैं यार, ये मुझे मतलब अट्रैक्टिव लगा कि प्लेटो क्या बोल रहा है, एरिस्टोटल क्या बोल रहा है, मिशेल फूको क्या बोल रहा है, और वो बड़ा ही रेलिवेंट है भाई। तो मैंने वो पढ़ा, मेरे दिमाग में आया आइडिया कि भाई अब ये पढ़ लिया है, इसका क्यों ये महागत। फिर मैंने यूजीसी नेट दिया, यूजीसी नेट निकला 2 बार। फिर मैंने गवर्नमेंट जॉब के लिए अप्लाई किया भाई, कॉलेज में गया इंटरव्यूज़ दिए, यूनिवर्सिटी में गया इंटरव्यूज़ दिए, लेकिन नहीं हुआ भाई। तो फिर मैं फ्रस्ट्रेटेड हो गया भाई कि मैंने पढ़ लिया, लिख लिया, अब ये यूजलेस, इसका करें क्या, प्रयोग तो नहीं कर पा रहे हैं। तो मैंने सोचा कि क्या प्लेटफॉर्म ढूंढा गया है जिसके आधार पर मैं ये जो पॉलिटिकल फिलोसफी है, पॉलिटिकल थ्योरी है, वो आम लोगों तक, एक हलवाई तक, एक ड्राइवर तक लेके जाऊं। तो फिर मैंने सोचा इत्मीनान से भाई, न्यूज़पेपर भी एक जरिया, न्यूज़पेपर में भी आर्टिकल लिख रहे हैं लोग, इंग्लिश में लिख रहे हैं, लेकिन वो गली तक नहीं जा रहे हैं, वो हलवाई तक, ड्राइवर तक, मजदूर तक नहीं पहुंच रहे हैं। फिर मैंने देखा कि भाई यूट्यूब चैनल्स भी हैं, उन पर भी डिस्कशन हो रहा, लेकिन मुझे लगा कि वो भी नहीं जा रहे हैं। तो मैंने सोचा कि भाई अपनी रीजनल लैंग्वेज में पॉलिटिकल फिलोसफी को विद ह्यूमर, विद मतलब हमारी जो रीजनल लैंग्वेज है हरियाणवी है, थोड़ा बहुत इंग्लिश डाल देते हैं, तो उसके आधार पर रील बनाते हैं और वो चल रही हैं भाई। तो ये सब कुछ है महेश भाई। तो जब आप ये रील बनाते हैं, उस रील का कंटेंट आप पहले स्क्रिप्ट लिखते हैं, कहाँ से वो कंटेंट क्रिएट करते हैं, कोई किताब पढ़ते हैं, पूरा उस थिंकर को पढ़ते हैं, थ्योरी को पढ़ते हैं, या किस तरीके से वो जो प्रोडक्शन का तरीका है ना वो क्या है? देखिए महेश भाई, जैसे मैं अभी 2018 से पॉलिटिकल फिलोसफी, पॉलिटिकल थ्योरी पढ़ रहा हूँ, और जो आप बोल रहे हैं कि आप एट प्रेजेंट मतलब स्क्रिप्ट लिखते हैं या नहीं लिखते, मैं स्क्रिप्ट तो नहीं लिखता हूँ, मैं जो अभी नेचुरल आ रहा वही बोलता हूँ एट प्रेजेंट। लेकिन मेरे माइंड में ये एक मतलब पहले से ही विचार होता है कि मैं जैसे अभी, आज कितनी तारीख है, आज लगा लेते हैं 28 तारीख है, 29 तारीख है, अभी मैं चूज कर लिया कि इस टॉपिक पे मैं वीडियो बनाऊंगा, और पूरा दिन मैं सोचता रहता हूँ उस वीडियो के बारे में, क्या डालना क्या नहीं डालना। रिटर्न में नहीं होता, लेकिन खोपड़ी में चलता रहता है कि भाई क्या बोलना है क्या नहीं बोलना है। तो मैं उस टॉपिक में तो विचार करता रहता हूँ कि इस टॉपिक पे बोलना है और ऐसे बोलना है, लेकिन स्क्रिप्ट नहीं होती, वो एट प्रेजेंट होता है। मैं कैमरा निकालता हूँ, 200 रुपए की अपनी स्टिक है, वही उसी से जो बोल देता हूँ, जो नेचुरल एट प्रेजेंट जो मेरे माइंड में चल रहा होता है वही। कितने टाइम से बना रहे हैं आप ये? मैं करीब वीडियो 2022 से बना रहा हूँ, लेकिन अभी 2 महीने से मेरा जो अकाउंट है वो रीच गेन किया है, अभी अच्छे से, मतलब जो अकाउंट है मेरा अच्छे लोगों तक पहुंच रहा है, लोग रिकॉग्नाइज कर रहे हैं, अभी फॉलोअर्स बढ़ रहे हैं, व्यूज आ रहे हैं, अभी 2 महीने से ही करीब। तो मैंने जब आपका रील मुझसे किसी ने शेयर किया, तो मैंने आपका अकाउंट बोला, देखा, तो उसमें होता है ना कि क्या पहले कंटेंट देखते हैं फिर कॉमन लोग देखते हैं। तो मेरी नज़र गई तो मैंने देखा कि बहुत सारे मेरे साथी पत्रकार, इनके काम को मैं सराहता हूँ, मिकी रूस से जानता हूँ, या कुछ अकेडमिक लोग इस तरीके के, वो लोग उसमें फॉलोअर्स लिस्ट में थे। फिर मैंने आपका कंटेंट कुछ थोड़ा स्क्रॉल करके देखा, अभी आपकी रीच बढ़ी है, पहले से आप 22 से बना रहे हैं। आपको क्या लगता है कि क्या कारण है अब रीच बढ़ने का? 22 में जो आप कंटेंट बना रहे थे उसकी क्वालिटी कमज़ोर थी, या और कोई कारण है? जो मैं 22 में कंटेंट बना रहा था ना, वो मोस्टली जो सुपरस्टिशन है, बाबाज हैं, जो गुरु हैं, जैसे अभी धीरेन्द्र शास्त्री को ही ले लेते हैं, या मतलब प्रेमानंद लगा लीजिए, जो ये अपना कल्ट क्रिएट कर रहे हैं ना, मैं बेसिकली उन्हीं को एक्सपोज कर रहा था 2022 से लेकर। मैं मतलब जो सोशल इशू चल रहे हैं उस पर भी वीडियो बना रहा था, लेकिन मैं रिलेट नहीं कर पा रहा था लोगों से। तो फिर मैंने ना, जैसे अभी जो सोशल इशू है, पॉलिटिकल फिलोसफी है और ह्यूमर है, तीनों का मिक्स किया। हरियाणवी भी बोल रहा हूँ मैं, इंग्लिश भी बोल रहा हूँ थोड़ी बहुत, और हिंदी भी बोल रहा हूँ, तो तीनों लैंग्वेज में है। अब मुझे बम्बई में बैठा फिल्म डायरेक्टर भी फॉलो कर रहा है, और जींद शहर में बैठा या जौनपुर में बैठा व्यक्ति भी सुन रहा है, ग्लोबल जिंदल यूनिवर्सिटी का प्रोफेसर भी सुन रहा है, एक हलवाई भी सुन रहा है। तो ये सब ये चल रहा है। तो मतलब जैसे ही आपने एक ये पॉलिटिकल थ्योरी और फिलोसफी पे बात करना शुरू किया, वहाँ से आपका रीच बढ़ने लग गया। हाँ बिल्कुल। मतलब कि कहीं ना कहीं कोई वैक्यूम था ऐसा कि इस तरीके से सटायर करके या फिर देसी तरीके से
पॉलिटिकल थियरी को, फिलोसफी को कोई एक्सप्लेन नहीं कर रहा था। वैसे मैंने आपका जो रील्स देखा उनमें कुछ रील्स में आपने ये लिख रखा है भाई, क्योंकि आप भाई भाई शब्द बहुत काम में लेते हैं, लाडले भाई ये, तो आपने लिख रखा है भाई में बहन को भी शामिल माना जाए, आई सपोर्ट फेमिनिस्ट मूवमेंट। लेकिन मैंने ये भी देखा कि उनमें गालियाँ भी है। भाई अभी मैं ना देखो, मैं प्रिटेंड नहीं करूंगा, मैं जो है स्पष्ट बोल दूंगा। भाई अभी मैं गाली दे रहा था, लेकिन अभी मैंने गाली बंद कर दी है। क्यों? क्योंकि बहुत सी लड़कियों के मेरे पास मैसेजेस आ रहे हैं कि भाई तू कंटेंट बड़ा अच्छा बना रहा है, हम तुम्हारी गालियों को इग्नोर भी कर देंगे, लेकिन शेयर नहीं कर पा रहे हैं फैमिली के साथ। जैसे एज ए सिविलाइज सोसाइटी, हमारी जो सोसाइटी है, हमारा समाज है, गालियों को एक्सेप्ट नहीं करता, रिकॉग्निशन नहीं देता, स्वीकार नहीं करता। तो मैंने अभी तो गाली बंद कर दी है। अभी गाली देने के पीछे क्या लॉजिक था कि मेरी जो ऑडियंस है वो 25-30 साल के लौंडे हैं, मुझे लगा कि वो बोर ना हो, थोड़ा गाली को डाल देते हैं। ऐसे मसाला, सब्जी में मसाला डालते हैं ना, तो ऐसे ही मसाला डालने का मेरा वो था, लॉजिक था। अभी फिर मुझे लगा कि ये गलत है, अभी मैंने गाली देना बंद कर दिया। तो गालियाँ कोई विशेष पर्पज नहीं था कि मुझे गाली ही देनी है, गाली देकर मुझे स्टार बन जाना नहीं। भाई हमारा मेन फोकस था कंटेंट पर, कि कंटेंट पहुंचे और वो बोर ना फील करे, यही बात थी भाई। आप खेत में वीडियो बनाते हैं जनरली, खेत से आकर, क्या खेती करते हैं? हाँ बिल्कुल, मैं खेती करता हूँ। अभी हमने बाजरा बो रखा है। तो खेती करना, पॉलिटिकल थियरी, फिलोसफी पे सोचना, ये कैसे चलता है साथ साथ में? मतलब जो गांव में जो लोग हैं, क्या वो पॉलिटिकल थियरी फिलोसफी पे बात कर रहे हैं, या फिर आप देखो पूरा नेचुरल एनवायरनमेंट है, बारिश की हो रही है और हम ऐसे ही उसमें बैठे हैं, तो गांव में बैठ के खेत में काम करते हुए आप पॉलिटिकल थियरी और फिलोसफी के बारे में सोच रहे हैं, बोल रहे हैं, वो आपको आइसोलेट नहीं करता वहाँ के कंडीशन से? भाई आइसोलेट का तो ये है, देखो आपके सपोर्टर्स भी होते हैं और हेटर्स भी होते हैं, 3D भी होता है, लेकिन मैं इनको यही इरेलीवेंट है मेरे लिए। कोई मुझे गाली दे रहा कि भाई ये नकम्मा है, फलाना है, ढिमका है, डजेंट मैटर। कोई मुझे बोल रहा है ये बड़ा इंटेलेक्चुअल है, ये भी मैटर नहीं करा। भाई मैं तुम्हें मतलब कंसीडर ही नहीं कर रहा, मैं तुम्हारे मतलब सपोर्ट को और तुम्हारे मतलब विरोध को, मुझे जो करना मैं वो कर रहा हूँ। और बात रही आइसोलेशन की, नहीं भाई आइसोलेशन फिर मैं बिल्कुल भी नहीं करता। मैं जब पढ़ रहा हूँ या मैं अभी काम कर रहा हूँ खेती का, तो मेरे माइंड में कहीं ना कहीं ये चल रहा होता है कि अब यहाँ कंटेंट भी चल रहा होता है ड्यूरिंग माई मतलब वर्क। मैं खेती करता हूँ, चलता रहता है ये 24 घंटे माइंड में। मैंने ये सवाल आपको इसलिए किया क्योंकि जो इंटेलेक्चुअल्स है, पब्लिक इंटेलेक्चुअल्स है या एकेडमिशियंस है, वो हमेशा से ये मानते हैं कि वर्किंग क्लास जो है वो पॉलिटिकल थियरी और फिलोसफी पे नहीं सोचता है। वर्किंग क्लास को वो जा कर के समझाएंगे कि क्या थियरी है, कैसे लड़ाइयाँ लड़नी चाहिए, क्या क्या पर्सपेक्टिव जीवन के बारे में होना चाहिए। आप देसी तरीके में बोलते हैं, लेकिन मॉडर्निस्ट, पोस्ट मॉडर्निस्ट थिंकर्स के बारे में आप बात करते हैं, जो वेस्टर्न पॉलिटिकल थॉट है, थिंकर्स है, उनके बारे में बात करते हैं। तो आपने कहीं एक्सप्लोर करने की कोशिश करी कि कोई देसी पॉलिटिकल थेरी फिलोसफीज भी हैं, जो देसी हरियाणवी आपके लोकल उस तरीके के? बिल्कुल महेश भाई, हमारे यहाँ फिलोसफी है। अभी मैं है ना, जैसे मैं रागनी भी सुनता हूँ भाई, तुम हमारी रागनी को सुनोगे ना भाई, वो प्योर फिलोसफी है भाई, प्योर फिलोसफी। पंडित लक्ष्मी चंद, मास्टर सतबीर सिंह, रामकिशन अगनपुरिया, फिलोसफी है भाई, फिलोसफी, प्रॉपर फिलोसफी। लेकिन बात ये है कि भाई हमारी जो जेनजी जनरेशन है, या जो मतलब ये एलिट क्लास है, उनको हरियाणवी समझ नहीं आ रही। कौन हरियाणवी पर रिसर्च कर रहा है? कौन पंडित लक्ष्मीचंद पर रिसर्च कर रहा है? कौन मास्टर सतबीर का सुन रहा है? कोई भी नहीं सुन रहा है भाई। तो फिलोसफी कैसे आएगी आगे? नहीं आएगी भाई। तो आप उसको भी एक्सप्लेन करते हैं, जैसे आप भी थिंकर्स को हरियाणवी में एक्सप्लेन? इन फ्यूचर मेरा ये है अभी प्लानिंग कि मैं ना, जैसे हमारी जो रागनीज है उनको मैं रिव्यू दूं कि भाई देखिए हमारी रागनी में कितनी फिलोसफी है। डांडा नौली वाला कैसे गाने बना रहा है, उसमें क्या गंदा और क्या अच्छाई है, रागनी में क्या अच्छाई है क्या बुराई। मैं इसको भी अभी आगे फ्यूचर मेरा प्लानिंग है कि रागनी को, सॉन्ग को, जो हरियाणवी गंद फैला रहे हैं हरियाणवी कलाकार, अच्छे भी हैं बुरे भी हैं, हक भी रहे हैं गानों में, मिसोजिनिस्टिक भी बना रहे हैं गाने, तो मैं उनको भी इन फ्यूचर रिव्यू करने जा रहा हूँ। ये प्लानिंग है मेरी, हरियाणवी में जो रागनी में फिलोसफी वो भी लेके आई जाए। तो अभी क्योंकि आपने हरियाणवी गानों का चर्चा छेड़ दिया, तो मासूम शर्मा के गानों को बैन किया गया और भी हरियाणवी कई गानों को बैन किया गया और उसकी बड़ी चर्चा छिड़ी।
आपने दादा नौलिया वाला का भी नाम लिया तो उसको कई लोग इंटेलेक्चुअली देखते हैं कि वो थोड़ा पढ़ता लिखता है, थोड़ा सा शायरी शुरू सुनता है वो। हाँ। तो अभी क्या लग रहा है आपको कि रागिनी में फिलोसफी थी और अभी का जो हरियाणवी गाने हैं, अभी जो हरियाणा में कंटेंट क्रिएट हो रहा है गानों के संगीत के जरिए, वो कितना गिरा है? अभी आपने बहुत अच्छा सवाल किया है भाई। देखिए अभी जो हरियाणा का जो अभी आर्टिस्ट है, सिंगर है, राइटर है, लिरिसिस्ट है, वो एक मुझे लग रहा है पर्टिकुलर किसी ब्रांड का एडवर्टाइजमेंट कर रहे हैं। मोडे उठे बरबेरी पैरा, मोडे उठे बरबेरी, ओवर बरबेरी कंपनी का क्या कर रहा है एडवर्टाइजमेंट इनडायरेक्टली। अगर तुम है ना मतलब जो क्रिटिकल थ्योरिस्ट उनको पढ़ोगे वो बताएगा कि गाने में भी कैसे तुम्हें मैनिपुलेट किया जा रहा है, मूवी द्वारा कैसे मैनिपुलेट किया जा रहा है। तो डांडा न्योली वाला किसका गानों में क्या लेके आ रहा है, ओडी, एडिडास, बरबेरी, अरे वो कंपनियों को प्रमोट कर रहा है भाई। मैं मतलब उसको कंप्लीटली डिनाई नहीं कर रहा उसके वर्क को, लेकिन मोस्टली है ना ये कमर्शियलाइजेशन कर रहे हैं, व्यूज मिल जाए, हमारा गाना चल जाए। किसको रेवोल्यूशन करनी, किसको क्रिटिकल थिंकिंग प्रोड्यूस करनी है भाई सोसाइटी में? नहीं करनी, पैसा कमाना, निकल लेना है। तो मुझे नहीं लगता कि कोई अभी रागनी से कंपेयर नहीं कर सकते। ये सब मूर्ख हैं मुझे लग रहा है। ये मतलब क्या लिख रहे हैं भाई, मतलब तुम देखो तो भाई लिख क्या रहे हो अभी। तो मुझे नहीं लग रहा कि ये मतलब उनसे कंपेयर आप किया। बना पा रहे हो पैसा? नहीं भाई, मैं इतना पैसा नहीं बना पा रहा, बिल्कुल भी नहीं। संपर्क कर रहे होंगे लोग प्रमोट? हाँ अभी कर रहे हैं मेरे पास, अभी मैं उनको चेक भी कर रहा हूँ भाई, मैं क्या काम कर रहा, क्या काम नहीं कर रहा। मेरे पास अभी प्रमोशन के लिए भी डीएम आ रहे हैं, मैसेज आ रहे हैं, लेकिन अभी मैं ठहर रहा हूँ भाई। अभी मैं है ना जैसे देख रहा हूँ किसको प्रमोट करना है, किसको नहीं प्रमोट करना। अभी मैंने कोई डिसीजन लिया कि मैं इसको प्रमोट करूंगा और नहीं करूंगा। मेरे इस सवाल का एक्सटेंशन है, क्योंकि मैं चाहता हूं कि दर्शकों को भी समझ में आए कि किस तरीके से सोशल मीडिया पे जो इन्फ्लुएंसर्स बनते हैं, जिनके वीडियोस वायरल हो रहे हैं, जिनके बहुत सारे फॉलोअर्स जा रहे हैं, उनका और स्पेशली इंस्टाग्राम पे सोर्स ऑफ इनकम क्या है? क्योंकि इंस्टाग्राम शायद मोनेटाइज नहीं होता, बिल्कुल नहीं होता। तो उसमें किस तरीके से होता है? और आपकी जर्नी के थ्रू मैं ये समझना चाह रहा हूँ कि कैसे एक व्यक्ति इंस्टाग्राम पे वीडियोस बनाना चालू करता है, फिर उसका कंटेंट कैसे वायरल होने लगता है, फिर वो किस दौर से गुजरता है, कैसे फीलिंग आती है, कैसे उससे लोग जुड़ते जाते हैं, किस किस तरीके के लोग जुड़ते हैं, थोड़ा सा आप बताओ क्या रहा? देखो भाई, जो आपने अर्निंग की बात की कि आप जो आप सोशल मीडिया पे काम कर इससे पैसा भी आ रहा। भाई देखिए अभी तक है ना मेरे पास पुराना फोन था, वो हैंग होता था। तो मैंने एक भाई को बोला कि भाई मेरे पास पुराना फोन है तो आप मुझे फोन दिला सकते हैं। तो उस भाई ने मेरे को फोन गिफ्ट कर दिया, तो फोन आ गया। ऐसे ही यदि मुझे कोई आवश्यकता होती है तो मैं मांग लेता हूँ भाई कि भाई मेरे को सपोर्ट की आवश्यकता है, मुझे ये लेके आना है, मुझे कैमरा लेके आना है। तो मैं जो मेरी ऑडियंस है उससे बोल देता हूँ, वो ऑडियंस मेरे को कुछ फंड कर भी देती है, तो वहां से चल रहा है। लेकिन ऐसा नहीं कि मैं पूरा मतलब पर्याप्त मात्रा में पैसा आ रहा है, मैं ये कर रहा हूँ वो कर रहा हूँ, ऐसा कुछ भी नहीं है भाई। बस मिनिमम काम चल रहा है। अभी मेरे पास 200 रुपए की स्टिक है, ये मोबाइल है, इसके अलावा कुछ नहीं है। अर्निंग वगैरह ऐसा है कि मैं एप्पल का फोन ले लूंगा ये बोल दूं, ये भी नहीं है भाई अभी तक। तो बस काम ही चल रहा है अभी मिनिमम। ये तो हो गया आपका, लेकिन मेरा जो सवाल था वो ये था कि कैसे एक सामान्य सा आदमी वीडियो बनाना चालू करता है, वो वीडियोस वायरल होना चालू होते हैं, और वायरल होने के बाद में उसकी ऑडियंस बढ़ने के बाद में उसके डीएम में जो आते हैं, उसको जो संपर्क किए जाते हैं, किस तरीके के लोग जुड़ते हैं, क्या करते हैं। जैसे डीएम में ही, मैं भी डीएम में ही गया, मैंने आपको जा करके लिखा कि भाई हम बातचीत कर सकते हैं। तो वैसे वो एक्सपीरियंसेस बिना आइडेंटिटी रिवील किए, वो आप बताइए कि कैसे अभी कैसा चल रहा है? अभी जैसे है ना भाई, हमारा जैसे कंटेंट ग्रो कर रहा है तो लोग डीएम कर रहे हैं, संपर्क कर रहे हैं कि भाई आइए हमारे पॉडकास्ट पे आइए, ऐसा बातचीत कर रहे हैं। तो यही है कि भाई वो रीच कर रहे हैं, मेरे को बुला रहे हैं। अभी मैं थोड़ा ठहर रहा हूँ कि भाई अभी नहीं जाना है। तो बेसिकली कुछ प्रमोट के लिए भी आ रहे हैं कि भाई हमारा ये प्रोडक्ट है, इसको प्रमोट कीजिए। अभी जैसे कोई कल मैसेज आया हुआ था न्यूट्रिशन को मतलब कर रहे थे क्या प्रमोट कर दीजिए, जो भी डील होगी हम कर लेंगे। तो मैंने उसको रिप्लाई भी नहीं दिया कि भाई अभी इसको दूर रखते हैं। भाई हमें यहाँ हम क्या बलियान बेचने आए हैं क्या, कच्चा बेचने आए नहीं आए भाई। हम क्रिटिकल थिंकिंग प्रोड्यूस करने आए सोसाइटी में, कच्चा बलियान नहीं बेचेंगे भाई। वो बेचे सलमान खान। एक तो प्रमोशन करने के लिए आपको संपर्क करते हैं और वो शायद पैसा ऑफर करेंगे कि हाँ हमारा ये न्यूट्रिशन का प्रोडक्ट आप वो कर दीजिए। दूसरा, आपको पॉडकास्ट के लिए बुलाया जा रहा संपर्क कर रहे हैं, जैसे हम तो आपको पे नहीं कर रहे पॉडकास्ट के लिए, है, बिल्कुल। और आप हमारे यहाँ आ भी गए, आपने कहा औरों ने भी आपको संपर्क किया, ये तो नाराज हो जाएंगे कि आप उनके वहाँ नहीं गए हो हमारे जैसे। और क्या पॉडकास्ट वाले भी पैसा ऑफर करते हैं?
अभी तक तो भाई मतलब मैंने है ना अभी इंटरेक्शन नहीं किया है। अभी मैं मतलब किसी से कहा भी कि भाई मैं ऐसे ऐसे है कि भाई टाइम भी कंज्यूम होता है। अभी मैं यहाँ 2 दिन रुका हूँ, मैं पढ़ नहीं पाया, मैं घर का काम नहीं कर पाया। तो ये एज ए मतलब देखा जाए कि कुछ ना कुछ तो बनता ही है, कुछ डील तो हो भाई, हमें भी तो सरवाइव करना है। तो भाई वो यही है कि बेसिकली ऐसा कुछ नहीं है कि हमें फिक्स अमाउंट चाहिए भाई, हमारा खर्चा चल जाए, बस ये है कि आप पॉलिटिकल थियरी के फिलोसफी पे बात कर रहे हैं, कोई राजनेताओं ने संपर्क किया? नहीं, बड़ा हमारे बारे में बोल दो, थोड़ी बड़ाई कर दो। अभी राजनेताओं ने तो नहीं बोला। अभी कांग्रेस के एक लीडर थे, कोई प्रवक्ता थे, उनका मैसेज आया हुआ था कि भाई मैंने थोड़ा सा मिसोजिनिस्टिक स्टेटमेंट दे दी थी एक वीडियो में कि भाई आपको ये वीडियो डिलीट करनी चाहिए। ये मतलब आप इतने पढ़े लिखे इंसान हैं, इतना अच्छा कंटेंट बना रहे हैं और ऐसी ऐसी वीडियो बोल रहे हैं महिलाओं के बारे में, तो थोड़ा मुझे बुरा लगा। अभी आपकी चॉइस पर निर्भर करता है कि आप इसको डिलीट करेंगे या नहीं करेंगे। तो मैंने एज ए ह्यूमन बीइंग मैंने सोचा उस बात को, तो उस वीडियो को मैंने डिलीट कर दिया। मुझे भी लगी कि वो बुरी है। जैसे मैंने कई वीडियो डिलीट भी किए जिसमें गालियां हैं, मैंने मतलब महिलाओं के बारे में थोड़ा बोला है, मतलब वल्गर लैंग्वेज। इसका मतलब ये नहीं है मैं जेंडर सेंसिटिव नहीं हूं। महिलाओं के बारे में बोला है या गालियां जो महिलाओं के ऊपर बनी? बनी है, हाँ, महिलाओं के ऊपर जो गालियां बनी है। तो इस पे भी एक लेकिन उसमें सटायर भी था। इस पे भी एक डिबेट है बड़े बड़े साहित्यकारों की, कि गाली तो समाज का हिस्सा है, बिल्कुल। वो समाज में दी जा रही है। और जब ये आपने पहले कहा कि हम शेयर नहीं कर सकते, घर वाले नहीं देख सकते, गाली तो हर कोई देख रहा है, निकाल भी रहा है, लेकिन ये है कि वो महिलाओं का अपना है कि मैं महिला होते हुए अपने परिवार के और सदस्यों से गाली वाला वीडियो तो शेयर नहीं कर पाए। यस। लेकिन गाली तो हम सब सुन भी रहे हैं, बोल भी रहे हैं आम भाषा में। उसको आप कैसे देखते हैं? जैसे मंटो का भी बहुत वो था कि इस समाज में ही जो गंध है, मैं उस पर पर्दा डाल करके क्या कर लूँगा, उसकी उसकी नंगी सच्चाई मैं बताऊँगा ना। तो वो इस बात को खारिज करते हैं, उनके ऊपर तो बड़ा केस भी चलता है ना। इसमत इसमत चुगताई का केस चलता है। बिल्कुल, मैं पढ़ा उनके बारे में केस। इसमें क्या कैसा सोचते हैं आप कि आप गालियों को फिल्टर करने वाले हैं? इस समाज का जो एक बोलचाल की भाषा का, वो उसका क्रिटिसिज्म अपनी जगह है, लेकिन वो बहुत सारे लोगों की बोलने की भाषा है। देखो, जो मैंने गालियां सीखी वो समाज से सीखी है। मैं गालियां लेके पैदा हुआ हूँ भाई। समाज ने मेरे को वस्त्र दिए, गालियां भी दी, सब कुछ समाज दे रहा। लेकिन एक ये है कि भाई कुछ चीजें होती हैं वो मतलब उनकी सीमा नहीं लांगी जा सकती भाई। कुछ लिमिटेशन तो है ना इस सोसाइटी में, बंधन है। तो गाली भी एक प्रकार का मतलब ये समझा जाता है कि ये मतलब असभ्यता है गाली देना। वैसे देखा जाए ना, हमारा हरियाणा में भाई पंचायत में गाली दे हुए हैं, पंचायत में गाली देते हैं भाई। हाँ, मैं ये नहीं बोल रहा कि बहुत ही वल्गर गाली देते हैं, लेकिन जो नॉर्मल गालियां मैं दे रहा हूँ वीडियो में, वो गालियां पंचायतों में खुलेआम दे ही जा रहा। मर्द ही बैठे होते हैं ना सारे, हाँ, महिलाएं नहीं होती हैं। महिलाएं नहीं होती हैं, पुरुष होते हैं। जैसे गांव में कोई सरपंच है या कोई मतलब मैन आदमी है जो अपने आप को बोलता मैं चौधर है, तो वो नॉर्मल भाई चलता है हमारे हरियाणा में। और महिलाएं भी देती हैं आपस में गालियां? हाँ बिल्कुल भाई, महिलाएं देती हैं। लोग उनके बोलचाल में गालियां हाँ बिल्कुल भाई। शामिल होती है। हाँ, वो भी तो ह्यूमन बीइंग है भाई। हम पुरुष दे रहे हैं तो क्या मतलब ये हमने गालियों को रोक दिया क्या? पुरुष पुरुष देंगे, महिलाएं गालियां नहीं दे सकती? शहरों में भी एलिट्स में आजकल हम देखते हैं कि बड़ा कूल माना जाता है गाली देना। वो अंग्रेजी में गाली देते हैं, हाँ। हिंदी वाली को गाली समझते हैं, अंग्रेजी वाली को कूलनेस समझते हैं। देखो, यहाँ मैं डिसएग्रीमेंट करता हूँ कि कुछ लोग हैं गालियां देकर पूरे मतलब व्यूज ले रहे हैं, पूरा पैसा कमा रहे हैं। वो लग रहा है कि हम गाली देकर स्टार बन जाएंगे या मतलब कूल बन जाएंगे, हम एलिट लगेंगे। भाई ये बकवासबाजी है। मेरा जो गाली देने का मैंने उद्देश्य यही था कि लोग बोर ना करें, बोर फील ना करें। लेकिन अब मैं मेरा ये हट भी नहीं कि मैं गाली दूंगा, मैं गाली नहीं छोड़ूंगा। मैंने छोड़ दी भाई, मुझे लगा गलत काम था। लेमन लैंग्वेज आप यूज करते हैं कि जैसे लोग बात करते हैं उसी तरीके। तो मैं अभी उसको बड़ी और अच्छी तरह भी वर्ड मीनिंग आ रहे हैं मेरे पास, मैं उनको यूज कर रहा हूँ। भड़वा है या और है वगैरह वगैरह, जो मतलब एक्सेप्टेबल है सोसाइटी में, मैं उन वर्ड को रिप्लेस कर रहा हूँ। तो कई पॉलिटिकल सटायरिस्ट जो है या स्टैंड अप कॉमेडियन है या कॉमेडियन है, आजकल बड़ा अलग अलग वो हो गया ना, तो वो ये कहते हैं कि कॉमेडी जो है वो आउट ऑफ अग्रेशन, गुस्से से, समाज में राजनीति में जो चल रहा है उसमें कॉमेडी है, उससे कॉमेडी क्रिएट होती है। मीनिंगफुल कॉमेडी जो है वहाँ से क्रिएट होती है। आप जब ये वीडियो बनाते हैं, मैंने देखे आपके वीडियो जहाँ पे आप गुस्से में बोल रहे हैं, आपको गुस्सा आ रहा है, वो टोन आपके ऐसे कि जैसे फ्रस्ट्रेशन निकाल रहे हो, ये ऐसा निकाल अग्रेशन अग्रेशन निकाल रहे हो, लेकिन वो बड़ा कॉमिक सा भी लगता है।
तो वैसा ही कुछ है। हाँ, बिल्कुल भाई, जो मैं वीडियो बनाता हूँ अग्रेसिवली बनाता हूँ, अग्रेशन में, और मैं दिखाना चाहता हूँ कि मैं अग्रेसिव भी हूँ। अभी मैं बता रहा हूँ, अभी जो हमारे मनीषा केस हुआ भिवानी में, कितनी स्टोरी बनाई है भाई। उसमें मतलब क्या तुम सिस्टम को गाली नहीं दोगे? मैंने गाली नहीं दी, कंट्रोल किया, मैंने गुस्सा निकाला सिर्फ। लोगों को मूर्ख बनाया जा रहा है, बाबाओं द्वारा लूटा जा रहा है। अभी क्या नाम है वो, राम रहीम को बेल मिल गई, लेकिन एक सामान्य व्यक्ति को न्याय नहीं मिल रहा, मनीषा को न्याय नहीं मिल रहा, राम रहीम को बेल मिल गई। तो क्या राम मतलब इसको मतलब गुस्सा नहीं दिखाया जाएगा सिस्टम के प्रति? अरे कर क्या रहे हो भाई? तो मैं ये एग्रेशन भी शो करना चाह रहा हूँ, तो मैं कंट्रोल कर लेता हूँ गालियों को। अब इनको गाली नहीं दे तो क्या कर रहे हैं भाई? एग्रेशन भी ना दिखाएं भाई। तुम रेपिस्ट को बेल दे रहे हो, जिसका रेप हुआ उसको न्याय नहीं दे रहे हो भाई। चल क्या रहा है ये कॉन्ट्राडिक्शन भाई? अग्रेशन नहीं होगा, आदमी फ्रस्ट्रेटेड नहीं होगा तो क्या होगा भाई? बता दीजिए महेश। तो ये अभी वोट चोरी पे कुछ चल रहा है देश में, SIR वोट चोरी, इस पे आ रहा है एग्रेशन। हाँ बिल्कुल आ रहा भाई, तो बिल्कुल आ रहा। डेमो करते हैं आप SIR पे या वोट चोरी पे, जैसा आप वीडियो बोलते हैं, जैसा बनाते हैं। हाँ एक बार ये कैमरा आपके लिए है सामने, आप एक बार परफॉर्म, क्योंकि आप आउट ऑफ अग्रेशन ही बात करते हैं ना, तो स्पॉन्टेनियसली हम देखते हैं कि आप कैसे। भाई, जो चोरी का मामला है ना, जैसे अभी है ना, जो हमारा इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया है, वो मुझे लग रहा है कि वो नपुंसक हो चुका है। अबे संबित पात्रा को बना दीजिए भाई, उसमें क्या दिक्कत है? कौन मना कर रहा है तुमने? अरे ये है ना, इंडियन डेमोक्रेसी के लिए सबसे बड़ा पिलर क्या है? इंडिपेंडेंट इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया, वही तो है ना, रीड वही है। वह वो क्या कर रहा है? वो कर क्या रहा है भाई? वो वोट चोरी कर रहा है, फेक वोट कर रहा है। तो भाई मतलब डेमोक्रेसी को कौन बचाएगा? बताओ कहाँ जाए? जाए कहाँ भाई? तुम्हारा अब TN सेशन जैसे इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया भी हुए, क्या काम किया TN सेशन ने भाई? अब यहाँ है, अब क्या ज्ञानेश्वर गुप्ता जी हैं, उनको क्या बोले भाई? प्रणाम करो से, क्या बोले? तो इसी को आप अपने लहजे में, अपने तरीके से, अपनी ऑडियंस के लिए इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया, हाँ, आप 1 मिनट सोच भी सकते हैं। अच्छा, SIR के ऊपर, इलेक्शन कमीशन के ऊपर। भाई इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया है ना, वो अभी इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया नहीं रहा है। वो मतलब ये बोल सकते हैं कि छोटी सी बीजेपी का वो एक रूपांतरण रूप ले चुका है, बीजेपी में वो कन्वर्ट हो चुका है भाई। अब कि मतलब अभी मैं आपको बता रहा हूँ, 2023 में सुप्रीम कोर्ट ने गाइडलाइंस दी कि इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया को कौन अपॉइंट करेगा? एक कमेटी अपॉइंट करेगी। उसमें कौन कौन होगा? चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया होगा, लीडर ऑफ अपोजिशन होगा, और एक मंत्री होगा। लेकिन गवर्नमेंट एक लॉ लेके आई, उसमें चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया को निकाल दिया गया। उसको उसकी जगह किसको लेके आए? गृह मंत्री को, या एक मंत्री को। और जब ज्ञानेश्वर गुप्ता जी हैं, जो महान ज्ञानेश्वर हैं, वो तो क्या कहना उनके बारे में भाई, हम हमारा सौभाग्य है, उनकी छत्र छाया में हम जी रहे हैं। तो भाई जब ज्ञानेश्वर जी को अपॉइंट किया जा रहा था, अपोजिशन लीडर को कंसल्ट भी नहीं किया गया। ये डेमोक्रेसी है भाई, ये इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया भाई पूरा ही बना। उसको लीडर ऑफ अपोजिशन को भी निकाल दीजिए लो से, उसकी भी क्या जरूरत है भाई? चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया को निकाल दिया कमेटी से, अब इससे कंसल्ट नहीं किया, नाम नाम का है डाल रखा है तुमने। तो भाई कहाँ किससे उम्मीद करें भाई? अब मैं जो वीडियो बना रहा हूँ, इतना मैं फ्रीली बोल पा रहा हूँ, मैं मेरे भी यहाँ पे बोल रहा हूँ भाई। कल को मेरे को कुछ भी हानि हो गई ना, मैं उसके लिए तैयार हूँ भाई। मेरी फैमिली ट्रबल में चली जाएगी, मेरे को ट्रबल हो जाएगा, डजेंट मैटर भाई। लेकिन जो सच्चाई हम बोलेंगे भाई, बेझिझक बोलेंगे, कुछ भी करना पड़े। मैं थोड़ा सा दर्शकों के लिए क्लियर कर दूं कि पहले जो चीफ इलेक्शन कमिश्नर अपॉइंट होता था, वो प्रधानमंत्री, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया और लीडर ऑफ अपोजिशन यानी विपक्ष के नेता, 3 लोगों की कमेटी निर्धारित करती थी, मेजोरिटी से वो डिसाइड होता था। उसमें एक अमेंडमेंट सरकार ने लाया और उसमें कहा कि चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया नहीं होंगे, अब उनकी जगह प्रधानमंत्री होंगे। प्रधानमंत्री के नॉमिनेटेड एक कैबिनेट मिनिस्टर होंगे, यस डेफिनेटली, जो अभी होम मिनिस्टर को उन्होंने रखा है, और LOP होंगे, लीडर ऑफ अपोजिशन होंगे। जब ज्ञानेश्वर साहब को अपॉइंट किया गया, तब लीडर ऑफ अपोजिशन का उस पर डिसेंट नोट था, यानी उनकी सहमति नहीं थी। लेकिन मेजोरिटी कहाँ से क्रिएट हो रही है? प्राइम मिनिस्टर के यहाँ से, क्योंकि प्राइम मिनिस्टर ही एक मंत्री को अपॉइंट कर रहे हैं, नॉमिनेट कर रहे हैं, तो ऑब्वियसली वो दोनों की सहमति होगी उसमें। इसके ऊपर विपक्ष ने भी विरोध किया है, बहुत सारे लोगों का इसके ऊपर सवाल रहा है, उसकी तरफ इनका इशारा था। और
आगे हम अगर बात करें तो आपने कहा कि आप फ्रीली बोल पा रहे हैं, मेरे भी आप फ्रीडम ऑफ स्पीच पे सारा पैरा, बहुत सारे कॉमेडियंस के ऊपर भी केस हुए हैं। समय रैना को पीला जा रहा है, कुणाल कामरा को पीला गया। समय रैना का तो मसला कुछ अलग था कि वो शायद टिप्पणी जो थी वो बड़ी अरे पत्रकारों को पीला जा रहा है, पत्रकारों को किया जा रहा है। करण टापर पे देख लीजिए अभी। करण थापर, सिद्धार्थ मित्रा, अभिलाष शर्मा, अभिसार शर्मा, अभिसार शर्मा हुआ। आपको डर लगता है या आपके साथ कभी कोई ऐसी हुई है त्रुटि के पुलिस हाँ की भाई, गाड़ी वीडियो, लाठी वीडियो? इस देश की पुलिसिंग के बारे में तो क्या कहना भाई, मैं तो उनको जानवर की कैटेगरी में, जानवर ही है वो, उनको तो बातचीत करना भी नहीं आ रहा भाई। पुलिसिंग तो खत्म इस देश की भाई। आज जोड़ के विनती है भाई, इस देश की ब्यूरोक्रेसी के थोड़ा कॉन्स्टिट्यूशन पढ़िए भाई, फंडामेंटल राइट्स को हटिए, इनकी क्लास लगवाओ भाई। इनको बताओ कि फंडामेंटल राइट्स क्या है, इनको पता ही नहीं है भाई, इनको पता ही नहीं है। एसएचओ को भी पता नहीं है फंडामेंटल राइट्स क्या है, डेमोक्रेसी क्या है। वो उसको मतलब प्रैक्टिस कैसे करेंगे, उनको पता ही नहीं है। तो इनको हर 6 महीने बैठ के रटवाओ भाई, ये फंडामेंटल राइट्स है, आर्टिकल 12 से लेकर 25 तक, 32 तक। तो मतलब मेरे साथ मार पिटाई भी हुई है पुलिस द्वारा, हैकलिंग कही गई है, मेरा फोन छीना गया। अभी हमारे यहाँ रिसेंटली हमारी गौशाला में एमएलए का कार्यक्रम था। हमारे गांव में बारिश अभी हो रही, जैसे यहाँ हो रही है, तो वहां पर भी बारिश हो रही थी। मेरे गांव के चूर देखो, सड़क पर पानी भर गया, आने जाने का रास्ता लोग, कोई आ नहीं रहा, कोई जा नहीं रहा। अब मैं उस रास्ते से सुबह शाम चारा लेके जा रहा हूँ भैंसों के लिए। अब मेरी भैंस को 3 दिन से चारा नहीं मिला, क्योंकि पानी है वहां पर। कहाँ को लेके जाए भाई, ऊपर को उठ के आए क्या? ऐसी व्यवस्था नहीं इस देश में कि भाई ओवर ब्रिज बना दिया 2 दिन में इन्होंने और मैं वहां लेके चला जाऊं। तो मैं वो सवाल पूछने के लिए गौशाला में गया। देवेंद्र अत्री जी एमएलए हमारे उचाना से माननीय, तो मैं सवाल करने के लिए खड़ा हुआ, तो पुलिस वाले मेरे को वो पीछे आ भाई, पीछे, तू सवाल कौन करेगा, कौन है तू? पुलिस वाला मेरे को पूछ रहा कौन है तू? भाई तू नहीं बोलेगा, तू सवाल नहीं करेगा मेरे से। मेरा गांव, मेरी गौशाला, मैंने वोट दिया देवेंद्र अत्री को, लेकिन मैं सवाल नहीं कर पा रहा। भाई थोड़ी सी दिखाइए यार, सुनिए, थोड़ा सवाल सुनिए यार हमारा भी, हम भी त्रस्त हैं, हमारी समस्याएं हैं। तो ये है कि भाई पुलिस तो भाई मतलब क्या कहना महेश भाई, मुझे मतलब मैं ये कहता हूँ भाई, हम आशा से देखते हैं आपकी तरफ, जुडिशरी की तरफ, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया की तरफ। अभी भी हमारा विश्वास है भाई, थोड़ी सी जिंदादिली दिखाइए यार, तो एज ए ह्यूमन ट्रीट करिए भाई। ये लोग जो यूपीएससी के जरिए जाते हैं, ब्यूरोक्रेट्स, आईएएस और पीएस, बड़ी अच्छी बोलते हैं कि देश की सबसे मुश्किल परीक्षा पास करके जाते हैं, बड़े ज्ञानी होते हैं। एसएचओ वगैरह भी एसआई की भर्ती उसके भी जरिए जाते होंगे, या जो पीसीएस है उसके जरिए जाते हैं। ये ह्यूमन राइट्स या फंडामेंटल राइट्स इनको पढ़ते नहीं क्या? पास तो करके जाते हैं नहीं परीक्षाएं? भाई एक अभी मेरे थिंकर का नाम नहीं आ रहा भाई, ज्ञान है तुम्हारे पास, ये रेलिवेंट नहीं है, प्रैक्टिस में है या नहीं है ये रेलिवेंट है। अब पढ़ लिया इन्होंने एथिक्स, पढ़ लिया एथिक्स, करे क्या रहे, डंडे पेल रहे, पेले नहीं एसएससी स्टूडेंट को, कौन है वो? ब्यूरोक्रेट्स है भाई। अभी जो यूपीएससी का प्रोटेस्ट हुआ उसमें डंडे पेले भाई, बीपीएस का बिहार में हुआ वहां डंडे पेले, ये डंडे पेलने वाला कौन है? ब्यूरोक्रेट्स। इस ब्यूरोक्रेसी को बड़ी अच्छी तरह डिफाइन करती है अन्ना अरेंट, 20th सेंचुरी फीमेल फिलोसोफर है अन्ना अरेंट। वो बड़ा मजेदार कंसेप्ट देती है, ब्यूरोक्रेसी सिस्टम को पूरा बताते हैं, ये कुछ नहीं है, ये मशीन है, ये यंत्र फॉलो करते हैं। ह्यूमन बीइंग तो रही नहीं भाई। अगर ह्यूमन बीइंग होगा ना, वो देखेगा कि राइट क्या है, रॉन्ग क्या है, मोरल क्या है, इमोरल क्या। इन्होंने ऑर्डर फॉलो किया, वो ये भी नहीं देख रहे कि जो स्टूडेंट प्रोटेस्ट कर रहे हैं उनकी मांगे मोरल हैं, राइट है, फेयर है। नहीं भाई, पॉलिटिशियन ने डंडा चढ़ाया है और इनको बोला गया कि भाई इनको पेलो, निकालो, इनको खदेड़ो, ये खदेड़ रहे हैं भाई, ब्यूरोक्रेसी खत्म। तो प्रोटेस्ट से मुझे ध्यान आया, आप तो हरियाणा से है, और हाल ही में 3-4 सालों में बड़े प्रोटेस्ट चले, जिनमें फार्मर्स प्रोटेस्ट था, फिर ये रेसलर्स प्रोटेस्ट था, और हरियाणा में वही डंडे भी चले, बिल्कुल जगह जगह डंडे चले, अरे किसानों के ऊपर चले, फिर महिला पहलवानों को तो यहाँ संसद मारते हुए सीटा गया बहुत बुरी तरह। उसके बाद में वहाँ चुनाव हुआ और फिर से बीजेपी सत्ता में आ गई। आपका क्या विश्लेषण है, क्योंकि आप पॉलिटिकल थ्योरी फिलोसफी को समझते हैं, तो फिर वहाँ की जो राजनीति है, फंक्शनल पॉलिटिक्स है, बिल्कुल वो भी देखते होंगे, क्या नजरिया आपका? बीजेपी का दोबारा सत्ता में आना
सत्ता में बने रहना, एक मुख्य कारण है भूपेंद्र सिंह हुड्डा। भूपेंद्र सिंह हुड्डा की जो पर्सनल क्या बोलते हैं महत्वाकांक्षा थी ना, वो ले डूबी भाई। वो किसी को लीडर नहीं बनने दे रहा हरियाणा में। हरियाणा में डोमिनेशन मेरा रहेगा, मैं डिसाइड करूंगा किसको टिकट देना है, किसको नहीं टिकट देना है। अब इन्होंने इतना गड़बड़ किया टिकट डिस्ट्रीब्यूशन में, तो ये हार गए भाई। अभी बीजेपी, जैसे जैसे भाई हरियाणा में अगर कांग्रेस की सरकार आती हाँ तो सीएम तो भूपेंद्र हुड्डा या दीपेंद्र हुड्डा ही बनते, हाँ तो फिर वो क्यों गड़बड़ करेंगे? ये इसको थोड़ा आप समझाएंगे क्या खेल है ये? भाई कि अरे ये भी तो सवाल है, कौन मान रहा है कि वो मुख्यमंत्री का चेहरा वही होंगे? ये कौन नहीं भाई, वो क्या नाम है, कुमारी शैलजा सुरजेवाला बहुत लीडर हैं भाई जो मुख्यमंत्री की रेस में थे। अच्छा। हाँ, तो भाई ये इसलिए भी नहीं है कि ये चाहता है कि जो हरियाणा में है ना, हरियाणा की कांग्रेस और सेंटर की कांग्रेस बहुत अलग है। हरियाणा की कांग्रेस मुख्यतः ये मानी जाती है कि हुड्डा कांग्रेस, हुड्डा है तो कांग्रेस है, और हुड्डा वो होल्ड किसी को दूसरे पर देना नहीं चाह रहा। तो इसलिए हुड्डा को दिखाने के लिए लोगों ने ये एंटी हुड्डा वोट है, ये बीजेपी को वोट नहीं गए हैं भाई। मैं कांग्रेस को वोट देना चाहता था, लेकिन उन्होंने क्या किया कि ब्रिजेंद्र सिंह को, जो बीजेपी से अभी कूद के आया है कांग्रेस में, उसको टिकट दे दिया। अगर तुम किसी सामान्य व्यक्ति को भी कांग्रेस से टिकट देते उचाना विधानसभा क्षेत्र से, मैं उसको वोट देता बिना सोचे समझे। लेकिन हमने किसको वोट दिया? देवेंद्र अत्री को। क्यों वोट दिया? हमें वो जो नेपोटिज्म है ना, चौधरी वीरेंद्र सिंह नेता, उसका दादा नेता था, वो नेता, उसकी पत्नी नेती, उसका बेटा नेता। हम क्या कर रहे हैं भाई? मोनार्की है इस देश में, चले जाए फिर हम युगांडा, रवांडा, क्या करेंगे इस देश में? तो ज्यादातर तो देश में या हरियाणा में भी जैसे भूपेंद्र सिंह हुड्डा है, उनके फादर साहब भी नेता रहे थे। तो ये नेपोटिज्म इसको अगर आप बोलते हैं, और उसमें भी एक बहस है कि किसी पॉलिटिशियन का बेटा या बेटी होना कोई अपराध नहीं है। आपको इस बात पे एनालाइज किया जाना चाहिए कि आपकी परफॉर्मेंस, आपकी आइडियोलॉजी, आपका काम कैसा है। वो एक है, अलग बहस है। लेकिन हरियाणा में आप ये कह रहे हैं कि एक भूपेंद्र सिंह हुड्डा कांग्रेस है, एक सेल्दा कांग्रेस है, एक सुरजेवाला कांग्रेस है, और इस तरीके की और बहुत सारी कांग्रेस, इनर पॉलिटिक्स बहुत ज्यादा है। उसकी वजह से ये लोग चुनाव हारे। अब बिहार में चुनाव आ रहे हैं, फॉलो कर रहे हो? अभी तो मैं बिहार फॉलो नहीं कर रहा हूँ, अभी मैं कंटेंट पे जोर दे रहा हूँ, अभी इसलिए मैं थोड़ा सा दूर हूँ। क्या पढ़ते हो आप? ये मतलब जैसे अभी बताओ, हाल में क्या चीजें पढ़ी, कौन सी किताबें पढ़ी? हाल में मैं पढ़ रहा हूँ अभी रामचंद्र गुहा की मेकर्स ऑफ इंडिया। हम्म। उसमें जो अभी मॉडर्न थिंकर्स हैं, राजा राम मोहन राय है, विवेकानंद है, जयप्रकाश नारायण है, अंबेडकर है, जवाहरलाल नेहरू है, उनके बारे में मैं पढ़ रहा हूँ अभी। और साथ में मैं न्यूज़पेपर पढ़ रहा हूँ, मैं देख रहा हूँ क्या कुछ चल रहा है। तो मैं घरों पर भी पढ़ता रहता हूँ पॉलिटिकल। अभी मैं क्रिटिकल थ्योरिस्ट पढ़ रहा हूँ, जैक दरिदा के बारे में पढ़ रहा हूँ, एंटी नेटलिज्म के बारे में पढ़ रहा हूँ आजकल। तो ये सब चल रहा, पैरेलल चलता। ऐसा कोई फिक्स नहीं कि भाई ये नहीं पढ़ना, ये पढ़ लिया। कुछ भी अभी जैसे चल रहे हैं, अभी मैं यहाँ से निकलूंगा, मेरे माइंड में अभी कल ही जैसे क्वेश्चन आया कि मैं ये एनालाइज करता हूँ कि जो अभी टॉप नेशनलिस्ट लीडर हैं बीजेपी के, उनको उठाता हूँ और मैं इस पे रिसर्च कर रहा हूँ कि उनके बच्चे क्या कर रहे हैं, कहाँ से पढ़े हैं, कहाँ इलाज करवा रहे हैं। अब इसको लेके आ रहा हूँ। तो आप ग्रो के एआई के जरिए भी बहुत सारा रिसर्च कर रहे हैं, बिल्कुल। कैसा एक्सपीरियंस है? एआई पे भरोसा किया जा सकता है, या किस तरीके से यूज किया जाए? भाई AI कैसे यूज करते हैं? एआई को बड़े आपको कॉन्शियसली यूज करना पड़ेगा। वो आपको ट्रांसलेशन भी सेम नहीं कर रहा, इंग्लिश का ट्रांसलेशन कुछ और है, हिंदी का, उर्दू का, वो मिक्स कर रहा है। उसमें ट्रांसलेशन में बहुत दिक्कतें हैं, आपको क्रॉस चेक भी करना पड़ेगा, कॉन्शियसली उसको मतलब रीड कीजिए। अभी कोई आपको इंग्लिश की बुक पढ़नी है, वो समरी डालिए, वो पढ़ लीजिए, लेकिन कॉन्शियस जरूर रहिए भाई कि ये आपको पता होना चाहिए गलत बोल रहा है, ठीक बोल रहा है। अब मैं वो एक लिमिट है कि इससे बाहर मैं यूज नहीं करूंगा। और मुझे पता चल जाता है कि ये झूठ बोल रहा है, ये मिस इंटरप्रेट कर रहा है चीजों को, तो मैं उस हद तक यूज कर रहा हूँ। लेकिन यूज करिए भाई, ग्रोक को यूज कीजिए, चैट जीपीटी को यूज कीजिए, बहुत अच्छी चीज है। मतलब थोड़ा कॉमन सेंस को काम में लेके यूज करें, थोड़ा सा आप क्रॉस वेरीफाई करें इंफॉर्मेशन को। यस यस, एआई आपके काम को आसान करता है, लेकिन पूरी तरह भरोसेमंद मत, नहीं है। फेक न्यूज भी देता है। तो आप ज्यादातर वेस्टर्न थिंकर्स को अभी तक अभी कवर कवर किया है ना? और क्योंकि दुनिया में एक बहस छिड़ी हुई है, ओरिएंटलिज्म जिसको बोलते हैं, यस डेफिनेटली। तो वो ये बोलते हैं कि क्या ज्ञान की दुकान पश्चिम वालों के पास ही थी? जैसे आपने कहा रागिनी में बहुत सारी फिलोसफी है, बहुत सारा ज्ञान है, वो डॉक्यूमेंट नहीं हुआ या वो प्रोपोगेट नहीं हुआ, प्रचारित प्रसारित नहीं हुआ,
दूसरा ये भी कहा जाता है कि ज्ञान के ऊपर उनका कब्जा होता है जिनकी सत्ताएं होती है। तो हिस्टोरिकली जो दुनिया का इतिहास है जो है उपनिवेशवाद, एडवर्ड साइड कहता है हाँ, तो ओरिएंटलिज्म और पोस्ट कॉलोनियल थेरीज या आजकल पोस्ट मॉडर्निज्म को भी लोग उससे जोड़ते हैं। इनके ऊपर क्या सोचते हैं, आपको क्या लगता है कि भाई देखिए, यदि है ना ये बोल रहे हो कि जो ज्ञान पर सिर्फ वेस्ट का ही कब्जा है, ये एक मतलब मतलब साम्राज्यवादी एक हुआ है, पर्सपेक्टिव है। imperialist सोच? हाँ, इंपीरियलिस्टिक सोच है। भाई ज्ञान पर कब्जा किसी का नहीं है भाई। हमारे खोपड़े में भी तो विचार आ सकता है ना भाई। कबीर जी क्या थे? फॉर्मल एजुकेशन नहीं लिए, कॉमन सेंस तो था। इस हर व्यक्ति के पास क्या सहज बुद्धि सभी के पास है ना भाई। मुझे इंग्लिश नहीं आती, मुझे फ्रेंच नहीं आती, तो क्या मेरे जीने का मुझे अधिकार नहीं है? मुझे इंग्लिश नहीं आती तो क्या मैं मतलब सामान्य विचार नहीं दे सकता? अपने दे सकता हूँ ना। डेमोक्रेसी की खूबसूरती तो यही ना भाई, सहज बुद्धि है तुम्हारे पास। तुम्हें मतलब द हिंदू पढ़ने या इंडियन एक्सप्रेस पढ़ने या मतलब पीबी मेहता पढ़ने की जरूरत नहीं है डेमोक्रेसी को क्रिटिसाइज करने के लिए। तुम अपने खोपड़े से भी कर सकते हो, तुम्हारे पास कॉमन सेंस है, सहज बुद्धि है, लोगों ने किया भाई। अब इंडिपेंडेंट स्ट्रगल को उठा लीजिए, कितने लोग थे भाई? अरे 20-20 साल, 17-17 साल के लोंडे, छठी से सातवीं से स्कूल छोड़ दिया उन्होंने। तो उनके पास कहाँ से आई चेतना, कहाँ से आई स्पिरिट, रिबेलियस स्पिरिट? तो ये चीजें भाई किसी एक व्यक्ति का वेस्ट तो छोड़िए भाई। कोई ये बोले ना कि जेएनयू का या एएमयू का या दिल्ली यूनिवर्सिटी का अधिकार है, यहाँ से इंटेलेक्चुअल पैदा हो रहे हैं। हम गांव में हम बुद्धिमती वाली बातें नहीं कर रहे हैं भाई। कहाँ बैठ के? खेत में बैठ के। तुम्हारा अधिकार नहीं है भाई, हम इस बैरियर को तोड़ देंगे भाई। तो ये बातें हैं भाई, किसी का अधिकार नहीं है ज्ञान पर, सभी का है, सबके लिए खुला है। डेमोक्रेसी को मतलब प्रैक्टिस कीजिए भाई थोड़ा। तो ये बैरियर तोड़ने का प्लान है? बिल्कुल भाई, चैलेंज करेंगे। अब मैं जहां भी जाऊंगा अपनी रीजनल लैंग्वेज प्रेजेंट करूंगा, नहीं बोलूंगा मैं इंग्लिश भाई। लेकिन आप पढ़ तो उन्हीं को रहे हैं। हाँ, क्या बात हो, पढ़ूंगा भाई। मैं इंग्लिश राइटर को पढ़ रहा हूँ, मैं सीख रहा हूँ उनसे भाई। किसने कहा कि आपको नहीं पढ़ना? पढ़ना है। अभी जो मिशेल फूको वो तो फ्रेंच में लिख रहा है, जीन पॉल सार्त्रे फ्रेंच में लिख रहा है, मैं उनको भी पढ़ रहा हूँ। कोई मतलब अभी ब्लैक फेमिनिस्ट है, वो अफ्रीका से, उनको पढ़ रहा हूँ आप मैं रागनी भी सुन रहा हूँ। क्या लगता है आपको कि फिलोसफर पढ़ने वाले लोग होते हैं या फिलोसफर कबीर की तरह जीने वाले लोग होते हैं? ज़्यादा बेहतर फिलोसफर कौन होते हैं? देखो भाई, ये मतलब मैं ये मतलब ये नहीं कह रहा हूँ कि मैं जो आंसर दे रहा हूँ वो एब्सोल्यूट है। मुझे लग रहा है फिलोसफी थोड़ा मतलब मेहनत तो मांगती है भाई। अभी तुम सामान्य बात कर सकते हो सामान्य बुद्धि से, लेकिन एक जो चैलेंज उठाएगा, वो नई थ्योरी प्रेजेंट करेगा, उसके लिए तुम्हें मतलब डीप में जाना पड़ेगा, मेहनत करनी पड़ेगी, हार्डवर्क करना पड़ेगा। वो एक मतलब पूरा एक स्किल है, एक टाइम कंज्यूमिंग वर्क है फिलोसफी, मेरा ये मानना है। सामान्य व्यक्ति विचार कर सकता है, अपने थॉट दे सकता है, कबीर ने भी दिए हैं, कबीर जी ने भी, और लोगों ने भी दिए हैं। अभी मुझे ध्यान नहीं आ रहा। हमारे यहाँ यार कबीर भी है क्या, पंडित लक्ष्मीचंद, फॉर्मल एजुकेशन नहीं है भाई, अनपढ़ है लक्ष्मीचंद। रिसर्च हो रही है, पीएचडी हो रही है, मैं रागनी सुन रहा हूँ भाई, कितनी अच्छी अच्छी बातें बोल रहे हैं। मिसोजिनिस्टिक बातें भी बोली हैं, क्रिटिसाइज किया जाएगा, ब्लाइंडली फॉलो नहीं किया जाएगा, सबको पेला जाएगा। ह्यूमन बीइंग है, एडमंड बर्ग कहता है ना, ह्यूमन बीइंग इम्परफेक्ट है, उसको परफेक्ट बनाने का मतलब छोड़ दीजिए। जो तुमने है ना अपने पाल रखा है कि ह्यूमन तो बड़ा परफेक्ट होता है, नहीं भाई, इम्परफेक्ट होता है। वो कोई भी हुआ, मोदी है चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, अभी उन्होंने जो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया ने किया ना संशोधन, अपने जो डिसीजन दिया स्ट्रीट डॉग पे, तो ये चलता है भाई, गलतियां करता है इंसान। वोट चोरी हो रही है? हाँ, वोट चोरी हो रही है भाई। क्या अनुभव है आपका कि वो जो प्रेजेंटेशन था पीपीटी वाला राहुल गांधी का, मैं भाई उस प्रेजेंटेशन को आप अपने लोकल बूथ और चुनाव के दायरे में अगर देखें, अपने आसपास के एग्जाम्पल से देखें, क्या लगता है वो 5 पॉइंट वैलिड है उनके? आपने बहुत अच्छा सवाल किया कि आप अपने लोकल पर्सपेक्टिव से सोचिए। अभी मैं लोकल पर्सपेक्टिव से बता रहा हूँ आपको। मैं राहुल गांधी ने जो बताया, मैंने बहुत सारे लेख भी पढ़े, बहुत से मतलब जो राहुल गांधी ने प्रेजेंट किया कि ये वोट चोरी हो रही है, तो मैंने सोचा कि इस पर अकेडमिशियन क्या लिख रहे हैं, राइटर क्या सोच रहे हैं, जो रिसर्च कर रहे हैं मतलब हमारी डेमोक्रेसी पर, इलेक्शन पर, वो क्या स्टेटमेंट दे रहे हैं, स्कॉलर्स हैं जो पॉलिटिकल, वो एग्री कर रहे हैं। बेसिकली मोटा मोटा वो राहुल गांधी से एग्री कर रहे हैं। अब मैं मेरा एक्सपीरियंस बताता हूँ, लिव्ड एक्सपीरियंस डेमोक्रेसी वोट चोरी से। अभी जैसे मैं वोट डाल रहा हूँ, गांव में वोट बूथ होते हैं, वहां पर सामान्य लोग वोट डालते हैं, पुलिस भी होती है। अभी मेरा दोस्त है, उसने 20 वोट डाले, 20 वोट डाली मतलब जाली बोगस वोट डाले।
पुलिस वाले रोक नहीं गए। पुलिस कौन भड़क लेगा भाई? कैसे हुआ ये, कैसे होता है ये? भाई वो डाल रहा है फ्रीली, नहीं, लेकिन वहां पे एक वो बूथ इंचार्ज है, वो क्यों हेडेक लेगा? वो भी वो उसका एक्सेस दिए जा रहा है, बिल्कुल कोई वो मना नहीं कर रहा भाई, कौन चैलेंज उठाएगा? उसका रिकॉर्ड में दर्ज कैसे हो रहा है? अभी जैसे कोई मर गया है, कोई बाहर बैठा है, उसके वो सब चल रहा है बोगस वोट। तो वो उनके साइन किए जा रहे हैं, इधर से वो अलाउ कर रहा है, उधर से वो वोट डाल रहा बिल्कुल भाई बिल्कुल ऐसे चल रहा है गांव में। वो एक एक बंदा 20-20 वोट डाल रहा है, कोई रोकने वाला नहीं, कोई टोकने वाला नहीं। कोई रोकेगा वहां झगड़ा हो जाएगा। मान लेते हैं कोई एजेंट है, जैसे कोई आरओ होता है, वो मतलब जो ऑफिसर होता है, इलेक्शन ऑफिसर होता है, वहां पर झगड़ा भी हो सकता है। वोटिंग रुकवाएगा पुलिस वाले, क्या अरे क्यों सिरदर्दी ले भाई? कौन सिर? मैंने रुकवाई है बोगस वोटिंग, एमएलए की वोटिंग में रुकवाई कि भाई ये नहीं चलेगा, तो वहां झगड़ा हो जाता है भाई। तो बड़ा से मतलब बहुत क्रिटिकल कंडीशन हो जाती है, इसलिए वो सोचते हैं कि भाई क्यों समस्या ले जाए, पढ़ने दो वोट, हमारा क्या जा रहा है, हमारा क्या जा रहा है, वो ऐसा सोच रहे हैं। जा रहा है भाई, तुम्हारा जा रहा है। तो ये तो एक तरीका हो गया कि जिस बूथ पे जो डोमिनेंट पार्टी है, जो डोमिनेंट सेक्शन है, अपनी दादागिरी वो चला अपनी दादागिरी चला लेता है। बिल्कुल। क्या ये भी होता है कि जो पोलिंग पार्टी है वो भी कुछ कारस्तानियां कर पाती है? भाई देखो, जिसको भी मौका मिलता है ना, वो सभी बोगस वोट गिरते हैं। मैं ये नहीं बोलूंगा कि बीजेपी गिरती है, कांग्रेस नहीं गिरती। जिसको मौका मिलता है वो बोगस वोट गिरते हैं, कोई भी, सभी पार्टियां करती हैं। प्रोबेबिलिटी किसकी ज्यादा बनती है? भाई ये तो क्या कह सकते हैं महेश भाई, मतलब अब जैसे एक अभी ये भी तो देखना पड़ेगा ना, उस गांव में या उस एरिया में डोमिनेंट कास्ट कौन सी है। ये तो हो गया कि वहां पर जो डोमिनेंट है वो डाल रहा है ना? और ईवीएम के बारे में यही सबसे बड़ा आर्गुमेंट दिया जाता है कि ईवीएम को वो कहते हैं ना कि पहले वोट की पूरी पेटी की पेटी चुरा ले जाते थे, उसको फेंक देते थे, उस तरीके की बहुत सारी कहानियां। तो ईवीएम के साथ वो नहीं हो सकता, लेकिन आप जैसे बता रहे हैं कि 20-20 वोट डाले जा सकते। यस, डाले जा रहे हैं, मेरे दोस्तों ने मुझे बताया है। मेरा सवाल यह है कि एक पॉलिटिकल पार्टी सत्ता में है और एक सत्ता में नहीं है, कौन सी पॉलिटिकल पार्टी ज्यादा इन्फ्लुएंस कर पाती है वोटिंग को? भाई इसके बारे में तो अभी कुछ कहा नहीं जा सकता। पॉलिटिकल पार्टी ज्यादा सा मतलब अभी जो पावर में है उसका ज्यादा होल्ड रहता है। क्यों? क्योंकि उसके पास मशीनरी है, उसके पास मशीनरी है, वो बोल देगा इसको कर रहे भाई, टाइट कर इसको, पुलिस टाइट करेगी। अब मेरे पास मशीनरी नहीं है, मेरे पास पुलिस नहीं है, तो मैं मतलब थोड़ा डालूं तो होगा मैं बोगस वोट मेरे बिहाफ पर। भाई मैं हूँ रिबेलिस में, तो डालूंगा भाई, जो होगा देख। अच्छा, एक चीज बताओ आप कि जब पोलिंग करने आते हैं लोग, वोट देने पहुंचते हैं बूथ पे, तो क्या सभी लोग अपना वोट तय करके आते हैं कि मुझे इसको वोट डालना है, या फिर अंदर घुसने के बाद में कुछ वोट ऐसे भी हो सकते हैं जिनको पोलिंग पार्टी इन्फ्लुएंस कर सके, थोड़ा इशारा कर दे, थोड़ा बोल दे, इसको डाल देना, उसको डाल देना? होता है कोई इन्फ्लुएंस, जैसे बुजुर्ग हो गए या कोई कोई ऐसे लोग जो डिसाइड ही नहीं करके आए हैं? हाँ कुछ लोग जैसे है ना, मेरा भी है ना, जैसे मेरा हूँ मैं अभी, जब वोट गिर डाल रहा हूँ तो अभी तक डायलेमा में हूँ भाई, देवेंद्र अत्री को वोट दूं या ना दूं, या मैं किसको वोट दूं। अभी मैं बटन दबा रहा हूँ तब भी इस संदेह से गुजर रहा हूँ। क्यों? क्योंकि देवेंद्र अत्री है, वो पहली बार आया है, वो जो उसके और जो है वो पूरे मतलब लेगेसी है, वोट लेगेसी को तो देंगे नहीं, काम नहीं किया भाई। मैंने सोचा कि भाई ये अभी नौजवान है, चलो इसको ही वोट दे देते हैं भाई, पहला है, पहली बार आ रहा है इसको। मैंने दुष्यंत चौटाला को वोट दिया, दुष्यंत चौटाला ने कुछ काम नहीं किया मेरे गाँव। अरे उप मुख्यमंत्री रहे, डिप्टी सीएम। हराया ना, पेला ना उनको, 5 और जमानत जब्त है, क्यों पेला गया? बीजेपी के गेस्ट वोट मिले, बीजेपी में चले गए। यह जनता सब जानती है, इसको मूर्ख मत समझिए भाई। कॉमन सेंस उनके पास भी है, खोपड़ा उनके पास भी है, लोग पढ़ते लिखते भी है। हमारे जैसे लोग बताएंगे भाई ये तुम्हारे साथ धोखा कर रहा है, भाई थोड़ा मतलब ख्याल रखिए जनता का यार। तो भाई रहता है मेरा साथ रह रहा कि भाई मैं डिसाइड नहीं कर पा रहा होता हूँ। जैसे एमपी के इलेक्शन में मैंने कांग्रेस को वोट दिया, क्यों दिया? क्योंकि भाई मैं थोड़ा सा मैच करता हूँ कांग्रेस की आइडियोलॉजी से, और मैं बोल भी रहा हूँ, मुझे डर भी नहीं है भाई। मुझे लगता है भाई कांग्रेस थोड़ा सा मतलब लिबरल है, सेंटर है, वो सोशल जस्टिस में बिलीव करती है, डेमोक्रेसी में बिलीव करती है, टॉलरेटेड है थोड़ा सा, पढ़े लिखे। आप सेंट्रिस्ट है? हाँ बिल्कुल भाई, ना लेफ्टिस्ट है ना राइटिस्ट है, आप लिबरल है, सेंट्रिस्ट है। बीजेपी वालों को भी मैं समर्थन करूंगा भाई, अच्छी पॉलिसी लेके आओगे। एक बात बताइए, जब वोट डाल रहे थे आप, वो असमंजस में थे, इसको डालो उसको डालो, तो उसी टाइम एक कैमरा और लगा होता है। हाँ, और उस कैमरे की रिकॉर्डिंग होती है। होती है। हाँ और चुनाव आयोग ने कहा
कि हम अपनी बहन बेटियों माताओं बहनों की रिकॉर्डिंग कैसे दिखा दें। रिवील नहीं कर सकते। ऐसा वहाँ पे क्या हो रहा होता है कि उसकी रिकॉर्डिंग वो दिखा नहीं सकते। अब वो तो इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया बताए भाई क्या चल रहा है, वहाँ वोट डलवाई जा रही है वहाँ, या नागिन डांस करवाया जा रहा है, बता तो भाई क्या किया जा रहा है। मतलब वो जो है ना महिलाएं वो वोट डाल रही है, सामान्य तो वोट डाल रही होंगी, या मतलब कहना क्या चाह रहे हो भाई, हमें समझ नहीं आ रहा। लॉजिक क्या है, क्या क्यों नहीं दिखा रहे भाई, क्यों नहीं वीडियो दिखा, क्या प्राइवेसी लीक हो जाएगी भाई। वस्त्र डाल के आई है वो, सामान्य है, सभ्य है, नहीं वहाँ वोट डालने आई है, अब और कुछ करने आई है। तो भाई ये तो मतलब कोई सेंस नहीं है कि हम। आपका वाला वीडियो दिखा दे, कौन सा? वो जब आप असमंजस में हो, इसको डालो उसको डालो किसको डालो, अरे दिखवा दीजिए। अक्कड़ बक्कड़ बम्बे बोल कर रहे थे क्या वहाँ? हाँ इसको डालो उसको डालो क्या? अरे ऐसा नहीं है, ये अक्कड़ बक्कड़ बम्बे बोला है, मैं डिसाइड नहीं कर पा रहा था, मैं थोड़ा विचार कर रहा था। तो ये एक बात बताओ, इतना पॉलिटिकल थियरी फिलोसफी पढ़ने वाला इंसान, राजनीति पे नजर रखने वाला इंसान, अगर आखिरी वक्त तक डिसाइड नहीं कर पा रहा है, और जितना आप कह रहे हैं उस हिसाब से आप बीजेपी की या राइट विंग की आइडियोलॉजी के अगेंस्ट है, अरे राइट विंग के अगेंस्ट, 2014 में मोदी को वोट दिया, 2014 में मोदी को वोट दिया, मोदी को वोट दिया, भगत तकड़े वाला भगत। फिर अभी क्या है, आप अगेंस्ट है राइट विंग के या नहीं है? अभी जो चल रहा है ना, जैसे ये डेमोक्रेसी को मतलब खत्म कर रहे हैं इंडिया में, पत्रकारों को पिला जा रहा है, राइटर को पिला जा रहा है, ये फ्रीडम नहीं दे रहे भाई, ये हर जगह मतलब। तो मैं क्रिटिसाइज करता हूँ भाई डेमोक्रेसी को। नहीं, लेकिन क्योंकि आप पॉलिटिकल थियरी फिलोसफी की बात करते हैं, बीजेपी राइट विंग पार्टी है, बिल्कुल है। दक्षिणपंथी राजनीतिक दल है। आप वैसे आइडियोलॉजिकली ये क्या कर रहे हैं क्या नहीं कर रहे, सत्ता में आकर के तो और भी पार्टी। मेरा आइडियोलॉजिकल स्टैंड क्या है, मेरा आइडियोलॉजिकल मतलब मेरा जो आइडियोलॉजिकल स्टैंड है वो मेरा ये है कि मेरा फर्स्ट तो मेरा डेमोक्रेसी में बिलीव है भाई। मैं जेएस मिल को मानता हूँ भाई कि सबको आज़ादी होनी चाहिए। अब जो डेमोक्रेसी को बूस्ट कर रहा है मैं उसको सपोर्ट करूंगा, जो डेमोक्रेसी को फ्लरिश करेगा उसको सपोर्ट करूंगा, पहली बात ये। दूसरी बात भाई मैं सोशल जस्टिस में बिलीव करता हूँ। सोशल जस्टिस अब वो सोशलिज्म की तरफ जाता है। अब तुम्हें देखना पड़ेगा बीजेपी किस तरफ जा रही है। बीजेपी तो पूरी की पूरी वो कर रही है ना प्राइवेटाइजेशन, वो तो गोदी में बैठ रही है, अडानी अंबानी वो चल रहा है इनका। तो मेरी उससे आइडियोलॉजिकल मैच कैसे होगा भाई, सोशल जस्टिस वो डिलीवर नहीं कर रहे हैं, वो सोशल जस्टिस कौन डिलीवर करेगा। सवाल तो ये भी है। सोशल जस्टिस होगा भाई, डेमोक्रेसी होगी भाई, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया कौन फॉलो कर रहा है भाई, जुडिशरी को कौन मतलब इंडिपेंडेंस छीन रहा है, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया को मतलब कौन रिस्ट्रिक्ट कर रहा है, कौन फ्रीडम दे रहा है। तो ये सब जग जाहिर है भाई। तो इतना क्लियरिटी के बाद भी आपका इतना क्लियर था आइडिया कि मेरा क्या सोचना समझना, आप बीजेपी को वोट करके आ रहे हैं, तो इस देश का वोटर किस तरीके से सोचता होगा कि मतलब किस बेसिस पे वो वोट तय करता है? मेरा जो वोट देने का तरीका था, मैंने है ना एंटी, आपका समझ में आ गया, मैंने एंटी विजेंद्र सिंह वोट दिया, एंटी विजेंद्र सिंह दिया, लेकिन आपने उस पार्टी को दिया जिसकी पॉलिटिकल आइडियोलॉजी से आप एग्री नहीं कर रहे। मैं ये समझना चाह रहा हूँ कि इसको एक एग्जांपल लेकर के कि और जो वोटर है आपको क्या लगता है किस तरीके से सोचता है, वो तो आप इन्फ्लुएंस कर रहे हैं ना, हाँ, इन्फ्लुएंसर। हाँ बता रहा हूँ। आपको क्या लगता है कि आप क्या इन्फ्लुएंस करेंगे लोगों को? आपने बहुत ही इंटरेस्टिंग सवाल उठाया कि जो कॉमन मैन है वो किस आधार पर वोट दे रहा है। अभी मतलब ये रियलिटी है हमारे देश की, कास्ट रिलीजन, दूसरा ऑप्शन ही नहीं ना भाई। अभी मैंने रील बनाया, अभी जो मेरा एमएलए कि भाई इस गांव के लोग परेशान क्यों हैं, क्योंकि इस गांव के लोगों ने वोट दिया है कास्ट पर, इस गांव के लोगों ने वोट दिया है रिलीजन पर, इस गांव के लोगों ने वोट दिया है मोदी पर। लोकल एमएलए को तो वोट ही नहीं दिया। एमएलए किस जाति के हैं? वो ब्राह्मण जाति से, ब्राह्मण है। गांव में ज्यादातर लोग ब्राह्मण जाति के हैं? नहीं जाट डोमिनेटेड है गांव। जाट डोमिनेटेड है, तो जाटों ने जाट को वोट दे दिया, हाँ ब्राह्मणों ने ब्राह्मण नहीं, जाट के वोट डिवाइड हो गए थे एमएलए के इलेक्शन में। अच्छा, बहुत से बहुत सारे मल्टीपल कैंडिडेट से जाट थे वो, तो वोट डिवाइड हो गया, और जो मतलब नॉन जाट था वो सारा शिफ्ट होगा इसकी तरफ, के देवेंद्र अत्रे की तरफ। तो वहाँ अभी भी ये हाई कोर्ट में चल रहा है केस, वही गोइंग ऑन है। तो आपको ये लगता है कि जमीन पे जाति एक बहुत बड़ा सबसे मेजर फैक्टर है? यस डेफिनेटली, आप इसको डिनाई कर ही नहीं सकते। मैं नहीं, ये फैक्ट है। मैं क्या सोच रहा हूँ क्या नहीं सोच रहा है तो मैटर ही नहीं कर रहा, ये फैक्ट है कि जाति क्या है। हाँ जाति क्या है, जाति के अलावा वोट नहीं देंगे भाई। सब पूछेंगे कौन जात होगा, हाँ उसी हिसाब से तय होगा। उसी हिसाब से भाई।
ये हार्श रियलिटी है। किसी भी मतलब आप आर्टिकल में पढ़ लीजिए, किसी भी थिंकर को, पीवी मेहता को पढ़ लीजिए, योगेंद्र यादव को पढ़ लीजिए, जो मतलब रिनाउंड स्कॉलर है, वो बोलेंगे भाई कास्ट है। वो भी बोलता है, रजनी कोठारी ने बुक लिखी है पूरा कास्ट इन इंडिया, कास्ट पॉलिटिक्स इन इंडिया, वो क्या बोलता है, सब ये है भाई। नाइस भाई। तो कास्ट कैसे है? आप बिलीव करते हैं कास्ट में? भाई मैं कास्ट में कुछ हद तक मैं कोशिश कर रहा हूँ इस जाल से निकलने की। अभी मैं ये नहीं बोलूंगा कि मैं पूरा कंप्लीटली निकल चुका हूँ। अभी प्रेशर सोसाइटी द्वारा, मेरी फैमिली द्वारा बनाया जाता है, लेकिन एज आप देखोगे, हाँ मैं कास्ट को ज्यादा मैं प्रेफर कर ही नहीं रहा। कुछ आज तक बचा हो थोड़ा बहुत कास्टिज्म, मैं ये डिनाई भी नहीं कर रहा, लेकिन मैं ये कह सकता हूँ 90% में इरेलीवेंट, मैं फक ही नहीं दे रहा भाई कास्ट को। मेरे लिए कैंडिडेट अच्छा है ना भाई, कैंडिडेट अच्छा है उसको वोट दूंगा मैं। मेरी कास्ट का क्या हो गया भाई, मेरी कास्ट के तो मेरे माँ बाप भी हैं, उनसे भी विरोध कर रहा हूँ ना मैं। मेरे चाचा ताऊ हैं, उनसे भी विरोध कर रहा हूँ, उनसे भी डिसएग्रीमेंट है। मेरा भाई है, कास्ट को मैं ज्यादा मैटर नहीं दे रहा, मैं इंटेलेक्चुअलिटी को, खोपड़े को ज्यादा महत्व दे रहा हूँ। तो आप थ्योरी पढ़ रहे हैं, फिलोसफी पढ़ रहे हैं, क्या लगता है कैसे होगी जाति खत्म? जाति खत्म करना एक यूटोपियन आइडिया है। जाति खत्म होगी मुझे लगता है संभव है, लेकिन प्रयास कर सकते हैं। जैसे अभी मैं भी पूरा कास्टिस्ट था, जैसे मैं मोदी भगत था, तो क्या ये मान सकते हैं कि लोग चेंज नहीं होंगे? मोदी भगत से लोग आगे नहीं जाएंगे? जाएंगे भाई। मैं गया, मैं मोदी भगत था 2014 में, अभी नहीं हूं भाई, अभी नहीं दे रहा उसको फक। तो ऐसे ही जैसे मैं 2014 में कास्टिस्ट भी था भाई, अब थोड़ी ढील आई भाई, थोड़ा लोगों को जाना, पढ़ा लिखा, सोचा समझा, खोपड़े को खोला, अलग अलग डिफरेंट आइडियाज को खोपड़े में डाला, तो थोड़ा मैं ढील दी। कास्ट है कुछ नहीं है, बकवासबाजी है। वो बोलते हैं ना मार्कंडे काट जो, और क्या चीफ जज रहे हैं सुप्रीम कोर्ट के, कि भाई कास्ट को छोड़ना बहुत मुश्किल है भाई। हमारे प्रोफेसर कास्ट नहीं छोड़ पा रहे, हमारे राइटर कास्ट नहीं छोड़ पा रहे। तो भाई ये है, मुश्किल है, लेकिन कास्ट नहीं छोड़ पाओगे ये कहना गलत बात है। कास्ट छोड़ रहे हैं लोग, अरे हम आए हैं भाई, कास्ट इतना मैटर नहीं कर रहे हैं। अगर आप बताना चाहें तो आप किस जाति से आते हैं? नहीं भाई, मैं ये नहीं रिवील नहीं करना चाहूँगा। ये नहीं रही। हाँ, रिवील नहीं करना चाहूँगा। ठीक है। आप किसान हैं हाँ बिल्कुल। प्रोफेशन से और परिवार से? हाँ, मेरा परिवार किसान परिवार है। और आपके ही वहाँ पर क्षेत्र में किसान आंदोलन का बड़ा प्रभाव था। बिल्कुल। आपका कैसा पार्टिसिपेट? भाई मेरे गांव से, अभी मेरे गांव के लोग बता देंगे, जब ये किसान आंदोलन चला 2020 में, मेरे गांव में ऑर्गेनाइज दूध लेके आने वाले हम लोग थे। दिल्ली में दूध लेके आए, हमने पूरा प्रोटेस्ट को सपोर्ट किया भाई। मैंने लोगों को, गांव के नौजवानों को इकट्ठा किया कि भाई ऐसे ऐसे है, प्रोटेस्ट चल रहा है, 3 कानून लेके आया गवर्नमेंट, बहुत ही मतलब किसान कौम के खिलाफ है। लोगों को हमने मोबिलाइज किया, तो दूध लेके आए हम करीब 40, मतलब बहुत क्विंटल, बहुत बड़े कैन थे, 2-3 कैन थे, कट्टे लेके आए मूंगफलियों के। सर्दी थी उस टाइम पे जब शुरू हुआ, तो बहुत मटेरियल लेके आए, मतलब पैसे लेके आए, पैसे भी मतलब करीब लाख, पता नहीं 2 लाख रुपए भी थे, वो सपोर्ट किया। तो हमने मतलब सपोर्ट किया। हालांकि मैं जिस कास्ट से आता हूँ वो सपोर्ट नहीं कर रही थी, लेकिन इसके बावजूद भी मैंने सपोर्ट किया। वो तो बोल रहे थे ये कास्ट का प्रोपेगेंडा है। यही एक सवाल कि मैं पंजाब, हरियाणा, राजस्थान, पश्चिमी उत्तर प्रदेश, जहाँ पे किसान आंदोलन सबसे मजबूती में था, वहाँ पर खूब 4-5 सालों से यात्राएं कर रहा हूँ, लोगों से मिल रहा हूँ। एक आरोप किसान आंदोलन पे लगा कि ये जट और जाटों का आंदोलन है। यस डेफिनेटली। और उसको हमने क्रॉस चेक भी करने की कोशिश करी। जो अन्य जातियाँ जो खेती किसानी कर रही है, ऐसा नहीं है कि वो प्रोपोगेंडा पूरी तरह सही था। बहुत बड़ी संख्या में दूसरी जातियों के लोग जो खेती किसानी कर रहे थे, जुड़े हुए थे, वो आ रहे थे वहाँ पे, आंदोलन में भी थे। लेकिन जब बाद में हम गाँवों में गए और बात करी, जो नॉन जाट किसान कम्युनिटीज़ थी, उन लोगों का ये कहना था कि नहीं, वो तो जाटों का प्रोपेगेंडा है, जाटों का आंदोलन। हाँ, हम तो, और कईयों ने तो, हालांकि 2-4 जाट भी ऐसे मिल गए जो उस आंदोलन के खिलाफ थे, गिनते मिलेंगे भी मिलेंगे। तो कास्ट और क्लास क्या सुप्रीम है इंडिया में? क्या ज़्यादा काम करता है भाई? जैसे क्लास के हिसाब से आप हो गए किसान, कास्ट आपकी जो भी है व्हाटएवर, क्या ज़्यादा इफेक्ट? कास्ट ज्यादा प्रिवेल कर रही है, ज़्यादा प्रिवेल कर रही है। कास्ट ज्यादा प्रिवेल कर रही है। क्लास इतनी नहीं है, इतनी कॉन्शियसनेस नहीं है, क्लास कॉन्शियसनेस, लेकिन कास्ट कॉन्शियसनेस बहुत ज्यादा है। अभी आपने जो जाट आंदोलन, मतलब किसान आंदोलन की बात की,
बाकायदा पढ़े लिखे लोगों ने मेरे को बोला, कहा कि भाई तू इसको सपोर्ट क्यों कर रहा है। मैंने खुद जेब से पैसे भी दिए हैं। मैं खुद दिल्ली में आया हूँ, टिकरी बॉर्डर पर प्रोटेस्ट में रहा, एक दिन एक मैंने रात बिताई है। मेरे कास्ट वालों ने मेरे को कहा कि भाई ये एक पर्टिकुलर कास्ट का मूवमेंट है, उनका प्रोपेगेंडा है। तो मेरे को समझते कि ये लॉ क्या है, ये कानून क्या लेके आई है, एमएसपी क्या है, मैंने पढ़ा था भाई डीप में। तो मैं उनके बहकावे में नहीं आया कि मैं जानता था कि भाई चल भाई, अरे ये किसान का आंदोलन है, ये कोई जाट आंदोलन नहीं है भाई, समझो इस बात को। लेकिन वो अपनी आइडेंटिटी से, अपनी कास्ट से चिपके हुए थे कि ये तो जाट इसको सपोर्ट नहीं करेंगे। अरे वो किसान है पहले, जाट बाद में है भाई। तो कास्ट से क्लास की यात्रा मुश्किल लगती है इंडिया में? जाति से जमात की लड़ाई पे जाएंगे लोग, मुश्किल लगता है? हाँ बिल्कुल, इसको छोड़ ही नहीं रहना भाई। ये कास्ट है ना, कब से आ रही है, कास्ट को छोड़ ही नहीं पा रहे, कास्ट को छोड़ ही नहीं पा रहे भाई। कैसे छोड़ेंगे बता दीजिए। ये मीडिया, देश का मीडिया कास्ट मतलब मुद्दों पर कास्ट को, मतलब जो बड़े बड़े सेमिनार किए जा रहे हैं इनको, मतलब इनको जो है ना कास्ट के खिलाफ लड़ रहे हैं, उनको कवर कर रहे हैं। कास्ट अगेंस्ट जो मूवमेंट हो रहा है उनको कवर कर रहे हैं। कास्ट के खिलाफ जिसने लिखा उनको बता रहे, नहीं बता रहे। ये तो जो कास्ट को मतलब स्ट्रॉन्ग कर रहा है, रिलीजन को स्ट्रॉन्ग कर रहा है, उन मुद्दों को प्रोपिगेट कर रहे हैं। इनसे व्यूज मिल जाए, पीआर मिल जाए, पैसा आ जाए, इनको कुछ नहीं लेना देना भाई। यही तो अवेयरनेस फैलाने का यंत्र था, अब ये प्रोपेगेंडा का यंत्र बन गया है मीडिया। आपको क्या लगता है, शहरों में ज्यादा जातिवाद है या गाँव में? भाई देखो, मुझे मतलब मैं शहर में इतना रहा नहीं, लेकिन गांव में उचित मात्रा में, भरपूर मात्रा में कास्ट है भाई। वैसे कास्ट ह्यूमन बीइंग में है भाई, ये शहर ये गांव ये इरेलीवेंट है भाई। ये अंदर है, खोपड़े में है, वहां से निकालो भाई। तुम चले गए शहर, मैं दोस्तों से बात कर रहा हूँ, लड़कियों से बात कर रहा हूँ, वो बोल रही हैं कि भाई तुम शहर में चले जाओ या तुम गांव में रहो। मिसोजिनिस्टिक माइंड हर जगह है, ये कास्ट हर जगह भाई। तू बाकायदा तुम शहर गांव तो छोड़िए, न्यूयॉर्क चले जाइयो। मार्कंडे काटजू में क्या बोला, तुम्हारी प्रोफेसरी धरी की धरी रह जाएगी। जाति लेके जाट अपनी लड़की की शादी नहीं करेगा दलित से, ये बोला है, प्रोफेसरों के सामने बोला। और ये रियलिटी है, हार्श रियलिटी है भाई। ये मैटर नहीं कर रहा वो कहाँ रह रहा है, शहर में रह रहा, थोड़ा बहुत फर्क पड़ता भी होगा, शहर वाला थोड़ा अपने आप को इंटेलेक्चुअल मानता होगा, लेकिन शादी की बात आएगी नहीं करेगा भाई, ये रियलिटी है। जैसे आपने कहा जाट अपनी लड़की की शादी नहीं करेगा, दलित नहीं है। हरियाणा का मैं अध्ययन कर रहा था कोई अलग कॉन्टेक्स्ट में, अलग पेपर को लेके, तो इंटरकास्ट मैरिजेज के पैटर्न हम लोग देख रहे थे। जाट या कोई भी इस तरीके की अपर कास्ट जो हरियाणा में अपर कास्ट है, ब्राह्मण हो और जो सो कॉल्ड लोअर कास्ट है, उनमें एक पैटर्न हमने ऑब्जर्व किया कि लड़का अपर कास्ट का ज़्यादा है, लड़की लोअर कास्ट की ज़्यादा है। ये मैरिज हो रही है, ये मैरिज ज़्यादा हो रही है। लड़के लोअर कास्ट के हैं अगर, तो अपर कास्ट की लड़कियां शादी कम। बिल्कुल फैक्ट है। तो ये कौन सा माइंडसेट है? अभी मैं बता रहा हूँ, मैं अभी एग्जांपल दे रहा हूँ। आपने कहा कि क्या जाति खत्म भी हो सकती है, मैंने कहा ये यूटोपियन आइडिया, लेकिन ये नहीं कह सकते कि खत्म नहीं हुई। मेरे दो दोस्त हैं, जाट कम्युनिटी से हैं, दलित लड़कियों से शादी किए हैं, अपनी फैमिली के खिलाफ, अपनी सोसाइटी के खिलाफ दलित लड़कियों से शादी किए हैं भाई। उनको मतलब कितना अच्छा मेरे लिए, मेरे दोस्त हैं वो, इंटरकास्ट मैरिज किए हैं। लेकिन ऐसा नहीं है मेरे पास कि किसी लड़की ने, मेरी दोस्त ने किसी अपर कास्ट है और दलित से शादी की, ऐसा मेरे पास नहीं है एग्जाम्पल। लेकिन मेरे पास ऐसे लाखों, मतलब लाखों नहीं कि बहुत सारे एग्जाम्पल हैं कि मैं ऐसा बता सकूं कि मेरे दोस्त हैं, मेरे रिलेटिव हैं जिसने दलित लड़की से शादी की है अपर कास्ट में होते हुए। तो ये चल रहा है भाई। अभी वो थोड़ा मतलब सोचे अपर कास्ट की लड़कियां कि वैसे मैं थोड़ा सा, अब आचार्य प्रशांत बोलते हैं ना कि हम कास्ट से शादी कर रहे हैं, हम व्यक्ति से शादी नहीं, इस मामले में मैं थोड़ा सा बोल दूं कि वही आपके जो जाट दोस्त हैं, अगर उनकी बहनें दलित लड़के से शादी करती तो उनका सारा वैचारिकता खुल करके आ जाती, पहली बात। दूसरी बात, लड़कियां हरियाणा में नहीं मिल रही, कवारे रह रहे हैं, बाहर से शादियां करके ला रहे हैं। इवन वो खरीदने वाला भी कुछ हिसाब किताब चलता बताया। हाँ हाँ बिल्कुल, बिहार से लाते हैं। ऐसे एग्जाम्पल भी मैंने देखे कि अपर कास्ट लड़की है, इवन वो लड़की जाट है, लड़का वाल्मीकि है, और वो अब उस शहर के आसपास भी नहीं रह पाते, और लड़का ए ग्रेड ऑफिसर है, साइंटिस्ट है, लड़की जाट है,
उनकी जान को खतरा है, वो पूरी सुरक्षा में आज भी कई साल हो गए पूरी सुरक्षा में रह रहे हैं। ऐसे भी एग्जाम्पल देखे जहाँ पर जो लड़की है वो जुडिशियल सर्विसेज में है, दलित है नहीं, लड़का जुडिशियल सर्विसेज में है, दलित है, लड़की ब्राह्मण है और उनका भी जीना दुभर है। जुडिशियल सर्विसेज में है लड़का लेकिन दलित है। तो ऐसे हरियाणा के कॉन्टेक्स्ट में, क्योंकि हमारा ज़्यादा काम किया हुआ, तो हमें ये पता है हरियाणा सोसाइटी कैसे मल्टीपल फैक्टर्स काम में आ रहे हैं। आपके प्रोफेशन को लेकर के, आपकी जैसे लड़कियां कम है, सेक्स रेशियो हरियाणा का बड़ा ख़राब था, जो अभी तो थोड़ा सुधरा है, तो उसके चलते लोग कवारे रह रहे हैं, इसलिए भी लोग एडजस्ट कर ले रहे हैं। कहाँ पंचायतों ने भी कहा कि ठीक है, अंतर्जातीय विवाहों से हमें दिक्कत नहीं है, सगोत्री विवाह से हमें दिक्कत है। हाँ बिल्कुल, ये भी कहा चल रहा है। तो हाँ, चल रहा है। पहले एक गोत्र में शादी नहीं हुई। पहले अंतर्जातीय विवाह पे मार दिया जाता था, ऑनर किलिंग जिसको बोला, अभी भी हो रही है भाई। अभी भी हो रही है। तो बड़ा कॉम्प्लेक्स समाज है। अभी या कास्टिज्म हरियाणा में ज़्यादा है या आपको लगता है यूपी, बिहार या बाकी राज्य, तमिलनाडु, केरल, क्या लगता है आपको? जो मेरा है ना इमीडिएट इंटरेक्शन है कास्ट से, जो आपने बात कही कि जो आपके दोस्त हैं उन्होंने इंटरकास्ट मैरिज करी दलित लेडीज से, देखो वो एक स्टेप तो आ गया है भाई, ये आपको एक्सेप्ट करना पड़ेगा कि वो एक स्टेप तो आ गया है। अभी तो लड़के शादी नहीं कर रहे हैं, वो अपनी कास्ट में करे, एक बैरियर तो उन्होंने तोड़ा, ये मानना पड़ेगा। अब वो अपनी बहन की शादी किसी दलित के साथ स्वीकार करेंगे या नहीं करेंगे, वो उनकी पर्सनल चॉइस है भाई, और करनी भी चाहिए भाई। कुछ नहीं होता भाई, तुम जाट हो क्या हो, खाते वही नाज हो, वही तो बेसिक दिनचर्या कर रहे हो ना, जो बेसिक दिनचर्या वो दलित कर रहा है। लेकिन तुम्हारे अंदर एक गुब्बारा है, तुम्हारे अंदर एक मतलब अहम है कि मैं जाट हूँ, फलाना हूँ, ढिमका हूँ, मैं तो कुछ और ही है। नहीं भाई, तुम्हारे अंदर ऐसा नहीं कि सोने के प्रोडक्ट हैं या तुम्हारे ऑर्गन है वो बहुत ही मतलब डायमंड के बने हुए तुम्हारे ऑर्गन्स हैं। नहीं भाई, तुम्हारे ऑर्गन्स वही हड्डियां हैं, वही खाल है भाई। तो मेरा यही है कि भाई थोड़ा, और लोग समझ रहे हैं भाई, जहां से मैं पढ़ा हूँ, मेरा जो फ्रेंड सर्कल है वो समझ रहा है भाई। तो अब ये नहीं कह सकते कि भाई जाति वैसी की वैसी बनी है, चेंज आ रहा है, लोग समझ रहे हैं भाई। तो हमारा जैसे अब आपने महिलाओं के कॉन्टेक्स्ट में पूछा, लड़कियों, हमारा फीमेल इंटरेक्शन भी नहीं होता ना यार इतना। हमारे यहाँ किसी लड़की से बात करना बहुत पाबंदी है भाई। क्यों? हमारी मतलब वो कंजर्वेटिव सोसाइटी, लड़की से बात नहीं करना, ये भाग जाएगी, फलाना हो जाएगा। तो बूढ़े अभी भी चल रहा है, लेकिन हम उनको रिप्लेस कर रहे हैं भाई, हम आ रहे हैं सोसाइटी को लीड करने के लिए, इनको पेलेंगे भाई। तो गाँव में लड़कों का और लड़कियों का इंटरेक्शन नहीं होता है? बिल्कुल भी नहीं होता, चोरी छुपे करते हैं, लेकिन खुल्लम खुल्ला बात नहीं करने दी जाएगी, आपको जज किया जाएगा भाई। फलाने की लड़की जींस पहन के गई, ये किया वो किया, तो थोड़ा अभी डर रही है समारे, लेकिन फिर भी लोग आ रहे हैं। अभी जैसे मैं रजिस्टर करके आया हूँ ना यहाँ, आपसे बात कर रहा हूँ, इसके पीछे भी स्ट्रगल है भाई। लोगों ने कितना मेरे को मतलब मोलेस्ट किया है, गालियां बकी हैं, लेकिन हमने उनको इरेलीवेंट है भाई, चॉइस से जिएंगे भाई, ताऊ है, रिस्पेक्ट है। लेकिन ये थोड़ी ना कि तू कुछ भी गंद बकेगा हम तेरे को मान लेंगे, नहीं भाई, पेलेंगे। हम खोपड़े का इस्तेमाल करेंगे, पढ़े लिखे हैं, बाहर गए हैं। अगर ये सब करना ही होता तो हमने कुरुक्षेत्र यूनिवर्सिटी से डिग्री क्यों नहीं, तुम इसे सीख लेते सारा सौदा। तो ये बातें हैं भाई। तो आप मॉडर्निस्ट है? मॉडर्निस्ट मैं ठीक हूँ भाई, अपना मतलब नॉर्मल चलता रहता है, ये भी नहीं कि मैं बहुत वोकिज्म को सपोर्ट कर रहा हूँ, नहीं भाई, ठीक है, खोपड़े का इस्तेमाल कीजिए। हाँ, ये लिबरल बोल सकते हैं। तो विश्वविद्यालयों में जाने से एक दिशा मिलती है लोगों को, आप ये मानते हैं? हाँ, अरे हमें दिशा मिली, मेरे दोस्तों को दिशा मिली। हाँ। मेरा दोस्त फूको पढ़ रहा है, मिशेल फूको पढ़ रहा है, और समाज बदल रहा है पॉलिटिकल थियरी के जरिए। एक कोई पॉलिटिकल फिलोसफर, थेरिस्ट के बारे में अपने अंदाज में जैसे आप बताते हैं, एक बार कैमरे पे आप यूज करिए। मैं ना बेसिकली अम्बेडकर के बारे में बात करें। हाँ पढ़ा है आपने? हाँ, अम्बेडकर को पढ़ा भाई। तो अम्बेडकर के कोर आइडिया पे ही आप एक, देखो अम्बेडकर के बारे में मैं बोल देता हूँ अभी, है ना, जो मिसकंसेप्शन है अम्बेडकर के बारे में, थोड़ा उसी पे बात कर लेते हैं। फिलोसफी तो उनकी बहुत बड़ी है भाई। देखो, अभी हमारी सोसाइटी में ये माना गया है कि अम्बेडकर सिर्फ दलितों के नेता नहीं, पहले तो इस भ्रम को तोड़िए भाई, वो ब्राह्मणों के नेता भी हैं भाई। वो मतलब तुम्हें बोल रहे हैं कि भाई खोपड़े का इस्तेमाल कीजिए, किसी भी व्यक्ति की पूजा मत कीजिए। व्यक्ति पूजा पर कितना अच्छा लिखा, डेमोक्रेसी पर कितना अच्छा लिखा, सोशल जस्टिस पर कितना अच्छा लिखा। लेकिन उन्होंने क्या किया कि भाई सीखिए, पढ़िए, लिखिए, समझिए। वो खुद पढ़े लिखे थे, इतना उन्होंने पढ़ा लिखा,
तो ये मान लेते हैं कि ये तो मैं अम्बेडकर की मूर्ति नहीं लगाऊंगा मेरे घर पे, मैं तो ब्राह्मण हूँ, मैं तो जाट हूँ। अभी मैं एक रील देख रहा था, एक तरफ मतलब सूरजमल है और एक तरफ अम्बेडकर है, उनकी फाइट करवा रहे हैं भाई। कि यार बुलशिट यार, मतलब चल क्या रहा भाई। और उस मैंने कमेंट पढ़े उस चीज में, उस रील में, जो जाट है वो सूरजमल को सपोर्ट कर रहे हैं, जो दलित था जय भीम जय भीम। अरे हमने बाइनरी बना दिया। अरे कोई भी आर्टिस्ट होता है, कोई रेवोल्यूशनरी होता है, वो किसी एक कौम का नहीं होता। सूरजमल को तो खैर छोड़ दे, लेकिन आप जिस धरती से आते हैं हरियाणा से, वहाँ से बहुजन आंदोलन भी जिस आदमी को बहुत मानता है, सर छोटू राम, हाँ, उनके बारे में क्या अवेयरनेस है? भाई सर छोटू राम के बारे में मुझे ज्यादा पढ़ा नहीं है, तो मैं मतलब यही है कि भाई उन्होंने जो किसानों के बारे में कहा बोला, बस वही है। ठीक है दोस्त, तो आप लगे रहिए, बनाते रहिए रील, और रील से बड़ी रील बनाइए, 20 मिनट से 30 मिनट वाली भी फ्यूचर प्रोजेक्ट है भाई। ढंग से आप एक्सप्लेन करिए, पढ़िए, पढ़ाइए लोगों को। बहुत शुक्रिया हमारे साथ बात करने के लिए, इतना दूर से आने के लिए, और बिना पैसे लिए आने के लिए। और तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद महेश भाई। पैसे की बात तो ये थी कि जैसे मैं चेक करता हूँ, अभी मेरे को अरुण पुरी ये बोले ना, अरुण पुरी जिन्होंने डेमोक्रेसी को, मतलब वो सबसे बड़ा कल्प्रिट है डेमोक्रेसी को मिट्टी में मिलाने के लिए। अगर अरुण पुरी मेरे को ये बोले कि हम तुम्हें यहाँ 5 स्टार में रखेंगे, आ जाइए इंटरव्यूज, अब भाग निकल, हम नहीं करेंगे तुमसे, तुम्हारा स्टैंडर्ड नहीं है। हम एक फेयर व्यक्ति के साथ बात करेंगे, ईमानदार व्यक्ति के साथ बात करेंगे। पैसा नहीं है कुछ भी नहीं है, हम जेब से पैसे लगा के जाएंगे। कम से कम ईमानदारी तो हो व्यक्ति में। और मैंने कईयों को बोला है, मैसेज भी नहीं किया, निकल भाई निकल, मैं तेरे से बात करूंगा। तेरा स्टैंडर्ड नहीं है, तेरे अंदर फेयरनेस नहीं है, तेरे अंदर गट्स नहीं है बोलने के। तो जिसके अंदर गट्स होंगे उनसे बात करेंगे, उनको सम्मान देंगे, सर पर बैठाएंगे, लेकिन ब्लाइंडली फॉलो नहीं करेंगे, चॉइस से जिएंगे। शुक्रिया, शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। थैंक यू भाई।